नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एडिटोरिया का ये 45वां दिन है और इस प्रखर एमसीक्यू बैच का और बिहार स्पेशल का आज हम लोग बिहार भूगोल देखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को थोड़ी सा बात कर लूँ। इस बिहार स्पेशल में मैंने सारे बिहार का मैप इसी में कवर करवा दूंगा। आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख के पढ़िए, ठीक है। मैं पूरे बिहार मैप कैसे बनाते हैं, क्या होता है, सब कुछ बता दूंगा। तो आइए हम लोग अब देर न करते हैं और 100 प्रश्न हम लोग बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी खंड से देखते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोग को ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोग को मैप थोड़ा सा सिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, कुछ मैप को आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, मैं अच्छा तो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि बनाते कैसे हैं और कौन से जिले कहाँ हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरे देख के नहीं, आप लोग थोड़ा सा बुक को देख के रेफर करेंगे। मैं सिर्फ इसमें जिलों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो देख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो बनाने में, बट आप लोग को क्या करना है, काम की पढ़ाई करने हैं अच्छे से, ठीक है। आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं और फिर ये इसको ऐसे करके हल्का हल्का देखिए। अब क्या है, ये आप लोग को पता होगा कि यहाँ से आप लोग को गंगा नदी बाहर निकलता है, बीच में मैंने गंगा नदी जो है ये डिवाइड करता है। तो आप लोग को इसको याद रखना है कि गंगा नदी बीच में डिवाइड करता है। सबसे पहले मैं आप लोग को परमंडल याद करवाने जा रहा हूँ कि कौन से परमंडल होते हैं। तो आप लोग को पता है कि टोटल 9 परमंडल है हमारे बिहार में। तो वो 9 परमंडल का आप लोग को कहाँ कहाँ से कौन सा संभाग होगा, उसको संभाग भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए, और आप लोग जैसे मैं बना रहा हूँ ना, आप लोग भी कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और आप लोग भी वैसे ही बनाइए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींचिए, फिर इस तरीके से एक लाइन खींचिए, फिर इस तरीके से एक लाइन खींचिए और फिर एक इस तरीके से लाइन खींचिए। और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से इस तरीके से ऐसे खींच लीजिए लाइन, ठीक है। पहला में आप लोग यही परमंडल सीखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। और फिर यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच लीजिए और यहाँ से ऐसे खींच लीजिए। ये क्या हुआ, टोटल आप लोग को पता होगा कि 9 परमंडल होते हैं हमारे बिहार में, यही 9 परमंडल मैंने बताया है। तो ये देखिए, आप लोग याद भी कैसे रखेंगे, ये इसके ऊपर जानते हैं उत्तर बिहार है और इसके नीचे दक्षिण बिहार है। ये उत्तर बिहार हो गया और ये दक्षिण बिहार हो गया। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, ऊपर में इस तरीके से याद रखिएगा, एस टी डी। और जानते हैं ऊपर में नेपाल से मिलता है, इसलिए केपी शर्मा ओली का होता है। तो आप लोग एस टी डी केपी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, एस टी डी केपी। एस टी डी केपी का मतलब हो गया, एस बोले तो सारण, क्या हो गया, सारण। और टी बोले तो क्या हो गया, तिरहुत, 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 सारण, तिरहुत। और ये दरभंगा हो गया, क्या हो गया, दरभंगा, दरभंगा। के बोले तो क्या, कोशी, के बोले तो कोशी। और पी बोले तो पूर्णिया, पूर्णिया। ये तो उत्तर बिहार के सारे ये हो गए। और 9 प्रमंडल में से 5 प्रमंडल मैंने ऊपर करवा लिया। नीचे में देखिए क्या होगा, नीचे में याद रखना है पी एम एम बी। पी का मतलब हो गया पटना, और एम का मतलब हो गया, पहला वाला एम हो गया मगध, और दूसरा वाला हो गया मुंगेर, और तीसरा और लास्ट वाला बी मतलब भागलपुर। तो इतने संभाग हैं दोस्तों, इतने संभाग हैं। अब कौन से संभाग में कितना जिला है, ये भी आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। और उसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। एसटीडी में जाइएगा तो नीचे में लिख लीजिए 3 3 6 3 3 4, 3 6 3 3 4। और पीएमएमबी में याद रखिएगा 6 5 6 2। मतलब पटना प्रमंडल में 6 जिला, मगध प्रमंडल में 5 जिला, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला। इसी प्रकार से सारण में 3 जिला, तिरहुत में 6 जिला, दरभंगा में 3 जिला, कोसी में 3 जिला और पूर्णिया में 4 जिला। सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए, इसको कहेंगे सारण। इतना दूर, इतना से इतना दूर तक क्या कहलाएगा, सारण। और ये वाला देखिए कहलाएगा तिरहुत, ये कहलाएगा तिरहुत प्रमंडल। और ये वाला कहलाएगा
एसटीडी दरभंगा प्रमंडल, और ये कहलाएगा कोशी प्रमंडल, और ये कहलाएगा पूर्णिया प्रमंडल। उसी प्रकार से ये वाला भागलपुर कहलाएगा, और ये वाला मुंगेर कहलाएगा, और ये वाला कहलाएगा क्या, मगध, और ये पटना। तो सबसे पहले आप लोग को प्रमंडल याद हो गया। पहला फेज में तो आप लोग को यही याद करना है, तभी आप लोग याद करिएगा, और सारा डिस्ट्रिक्ट भी याद कर लीजिएगा। मैंने बता दिया कि एसटीडी ऊपर में, उत्तर बिहार में एसटीडी केपी, एस का मतलब सारण, टी का मतलब तिरहुत, डी का मतलब दरभंगा, के का मतलब कोशी, और पी का मतलब पूर्णिया। और एसटीडी में टोटल कौन कितने जिले हैं, तो 3 6 3 3 4, इस सीरीज में याद रखिए। और इधर पीएमएमबी में 6 5 6 2, 6 5 6 2। पहले तो आप लोग ये प्रमंडल याद कर लीजिए, बाद में मैं जिला भी याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। अभी जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ वो भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हल्का फल्का आप लोग को मैप का आइडिया हो गया होगा, तो मैप आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे ऐसे कुछ बनाए जाते हैं। अब मैं सही तो ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी बहुत ट्राई तो कर ही सकता हूँ बनाने का, क्योंकि मैप पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोग को ये पता भी होगा कि यहाँ से ये गंगा नदी जाता है, उसके ऊपर में बिहार। अब क्या याद करना है आप लोग को कि देखिए, ये वाला आप लोग को याद रखिएगा, ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ देखिएगा ढंग से। ये ये वाला है सुमेश्वर श्रेणी, सुमेश्वर श्रेणी, ठीक है। ये जो मैंने छोटा सा लाइन दिया है उसको कहते हैं सुमेश्वर श्रेणी। सुमेश्वर, फिर से सुमेश्वर श्रेणी। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए। सुमेश्वर श्रेणी, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं रामनगर दून। कौन सा, रामनगर दून कहते हैं। क्या कहते हैं, रामनगर दून। और इसके बीच में देख रहे हैं, उसको दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दून घाटी, ठीक है। अब क्या है कि यही पे क्या होता है कि गंडक नदी आके बहती है और गंगा में जाके मिलती है। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये जो है कोसी नदी है, और ये वाला महानदी है, ये महानदी। तो ये हो गया गंडक, और ये हो गया कोसी नदी, ये हो गया कोसी नदी, और ये हो गया गंडक। ये क्या हो गया, गंडक हो गया। अब देख लीजिए कि ये वाला जो है, यहाँ पे आके आपको यहाँ से सोन का नदी मिल जाता है। और सोन के बाद क्या होता है कि यहाँ यहाँ पे इस सोन में ये इधर जानते हैं कि इधर पूरा दक्षिण का पठार होता है, ठीक है। ये पूरा है ना दक्षिण का पठार, और ये वाला अंग का मैदान कहा जाता है, और ये इसको दक्षिण पठारी का क्षेत्र कहा जाता है, पठारी का क्षेत्र कहा जाता है। और ये मगध का मैदान हो गया, मगध का मैदान। और ये वाला जो एरिया है, इसको गंगा सोन द्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा सोन द्वाब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो होगा, यहाँ पे एक नदी घाघरा जाती है, घाघरा, घाघरा। तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा घाघरा गंडक दोआब। क्या कहलाएगा, घाघरा गंडक दोआब कहलाएगा, गंडक दोआब कहलाएगा। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, गंडक कोसी दोआब कहलाएगा, गंडक कोशी दोआब कहलाएगा। और ये वाला कहलाएगा कोशी दो महानंदा दोआब, कोसी महानंदा दोआब कहलाएगा, क्योंकि ये महानदी है। ये महानंदा नदी है, महानंदा नदी। तो देखने से क्या लग रहा है कि ये जो गंडक कोसी दोआब है, ये बहुत बड़े भू क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से दोआब है बिहार में जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो बताइएगा गंडक कोसी दोआब बताइएगा, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आ गया। दो तरीके का हमारे बिहार में चट्टान पाया जाता है, एक धारवाड़ प्रकार के, एक विंध्यन प्रकार के पठार पाए जाते हैं, है ना, हमारे क्षेत्र में। तो आगे हम लोग बात कर लेंगे कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ तक का ये विंध्यन चट्टान यहाँ पाया जाएगा, मैंने विंध्यन पहाड़ है, पठार है। और ये बाकी जो देख रहे हैं, ये धारवाड़ पठार है, धारवाड़ चट्टान यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा, धारवाड़, धारवाड़। ये पूरा इतना इधर नीचे वाला मिलेगा धारवाड़ चट्टान मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे विंध्यन चट्टान मिलेगा। तो ये दो आप याद रखिएगा। और ये जो सुमेश्वर का ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, इस एरिया को टर्सियरी चट्टाने कहा जाता है। 3 तरीके के चट्टान मिलेगा, इधर टर्सियरी, यहाँ पे विंध्यन, और ये पूरा इतना धारवाड़। तो बोलिए, धारवाड़ ये हो गया जो मैं अभी रेड कर रहा हूँ, और ये विंध्यन हो गया। और यहाँ पे जो मिलेगा क्वाटरनरी चट्टान, सॉरी टर्सियरी चट्टान। यहाँ पे कौन सा चट्टान मिलेगा, टर्सियरी चट्टान मिलेगा, टर्सियरी। और बाकी जो नहीं कुछ मैंने किया है, सब व्हाइट व्हाइट है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी चट्टान। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी चट्टान। तो ये चट्टान भी आप लोग को याद हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की भौगोलिक विशेषता नहीं है। पूछ रहा है कि बिहार की भौगोलिक विशेषता कौन नहीं है। तो क्या मैदानी भागों की अधिकता है। आप लोग को थोड़ी देर मैप में मैंने दिखाया था कि इस तरीके से मैप बनाया था और मैंने बता दिया था कि ये वाला जो है कौन सा चट्टान मैंने बताया था, टर्शियरी चट्टान, ये वाला विंध्यन, और यहाँ से बताया था कौन सा चट्टान, तो धारबाड़ चट्टान बताया था। तो बताइए ये सब जो व्हाइट व्हाइट रह गया वो क्या है, मैदानी भाग तो है, तो मैदानी भाग की अधिकता है, तो पहला सही है। पर्वतीय तराई क्षेत्र की भी उपलब्धता है। तो क्या हमारे बिहार में पर्वतीय तराई क्षेत्र की उपलब्धता है, तो हाँ जी है। क्यों है, क्योंकि आप लोग को पता है ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, यही तो तराई क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में तराई क्षेत्र मिलता है, क्योंकि जो दून घाटी और सोमेश्वर पहाड़ी बताया था वो हिमालय के ही भाग, शिवालिक का ही भाग है। तो दूसरा सही है। पर्वतीय नदियों की अधिकता है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसे और आगे भी बताऊंगा कि यहाँ से मैंने गंडक गंडक निकाला था, कोशी निकाला था, महानंदा निकाला था। तो बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से ही आता है, तो पर्वतीय नदियां हैं। लेकिन ये कह रहा है कि पठारी खनिज संसाधन की अधिकता नहीं। जो भी खनिज संसाधन मिलेंगे ये इसी एरिया में मिलेंगे। तो अधिकता कहाँ हुआ, ये तो बस इतना ही दूर तक है, बाकी बिहार में तो कोई खनिज संसाधन मिलता ही नहीं है। तो गलत है। खनिज संसाधन है लेकिन लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक प्रदेश सबसे बड़ा विस्तृत है। मैंने कौन सा जो है विस्तृत है, ये जो मैंने अभी दोआब के बारे में बताया था, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके बताया था दोआब, बताया था कि ये वाला जो है, यहाँ से कोसी नदी गुजरता है, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से ये गंडक नदी आता है ना। और ये वाला घाघरा नदी बताता, तो ये तो घाघरा और गंडक का दोआब हो गया। और ये पूरा इतना बड़ा मैंने बताया था कि गंडक और कोसी का दोआब था। और मैंने यहाँ पर इतना दूर मात्र बताया था कि महानंदा कोसी का दोआब है। और फिर नीचे इधर मैंने मगध का सॉरी अंग का मैदान बताया था। और ये वाला इतना दूर मैंने मगध का मैदान बताया था। और ये सोन नदी था, इसलिए मैंने गंगा का दोआब बताया था, गंगा सोन का दोआब। तो सबसे ज्यादा तो यही फैला हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर जो होगा कोशी महानंदा दोआब हो जाएगा, कोशी महानंदा दोआब। तो भौगोलिक प्रदेश में सबसे विस्तृत कौन है, कोसी महानंदा दोआब। बिहार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन है। मैंने यहाँ पे बताया था सुमेश्वर पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण के आसपास में, माने चंपारण में। तो ये हो जाएगा सुमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, और सुमेश्वर पहाड़ी जो है वो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। और ये जो पारसनाथ देख रहे हैं ये झारखंड में है। ठीक है, और एक पर पूछ लिया जाता है कि सुमेश्वर पहाड़ी का हाइट कितना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हाइट है। तो 874 मीटर इसका हाइट है। अब बताना है कि निम्नलिखित को उनके निर्माण के अनुसार क्रम में सजाएं। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि ये इस प्रकार से मैंने बता दिया था बिहार के मैप में। अब बिहार बनाना का मैप सीख लीजिए। और मैंने ये बताया था कि यहाँ पे टर्शियरी चट्टानें मिलता है इतना दूर में। और ये मैंने इतना दूर तक विंध्यन बताया था, और ये पूरा इतना धारबाड़ बताया था, धारबाड़ बताया था। जो खाली जगह बच गया इस सब में क्वाटनरी चट्टान बताया था। तो क्वाटनरी चट्टान क्या है, ये मैदान है। कोशी कोसी महानंदा का दोआब है, गंडक कोसी का दोआब है, ये जो भी है, इधर सोन गंगा का दोआब है, मगध का मैदान है। ये मैदान है, प्लेन एरिया है। और ये जब भी प्लेन एरिया बनेगा तो ये सबसे लास्ट में बनता है, लास्ट में बनता है। ठीक है, और ये है शिवालिक वाला, और ये है अरावली वाला, मतलब ये विंध्यन जिसको कहते हैं, ये है विंध्यन, और ये है धारबाड़। तो सबसे पहले जो है विंध्यन बना था, कौन बना था, सॉरी धारबाड़ चट्टान सबसे पुराना कौन है, धारबाड़। और धारबाड़ के बाद सबसे पुराना कौन है, तो विंध्यन है। माने सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पे विंध्यन, और तीसरे नंबर पे क्वाटनरी, और तीसरे नंबर पे टर्शियरी, और चौथे नंबर पे क्वाटनरी। मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा कि पहले धारबाड़ चट्टान हो जाएगा, और नंबर 2 पे विंध्यन, और नंबर 3 पे टर्शियरी, और नंबर 4 पे क्वाटनरी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो धारबाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है इसमें से। तो मैंने आप लोग को ये वाला मैप में बता ही दिया था कि देखिए ये वाला इतना दूर विंध्यन कहलाता है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैमूर और रोहतास ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस विंध्यन में आते हैं। बाकी इधर के जो एरिया बताया था इसमें सारे के सारे मैंने क्या बताया था आप लोग को, कि ये धारबाड़ है। इधर मैंने बताया था कि ये विंध्यन है, विंध्यन है, और ये धारबाड़। तो यही सवाल पूछ रहा है कि ये जो धारबाड़ में है कौन से ऐसे जिले हैं।
ये इसमें से कौन से जिले हैं? तो देखिए जमुई भी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, गया भी मिल जाएगा, यहाँ पे नवादा भी मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो है रोहतास है, यहाँ कैमूर और यहाँ पे रोहतास। आपको डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा आप लोग को कोशिश करता हूँ याद करवाने का। कोई खाली पेज मिलता है तो मैं आप लोग को करवाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़िए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तर बिहार की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से आप लोग को बताना है कि कौन सा उत्तर बिहार की विशेषता नहीं है। तो हिमालय नदियों की अधिकता है, उत्तर बिहार में हिमालय नदियों की अधिकता है दोस्तों। खादर मिट्टी का प्रधानता है, ये भी है दोस्तों कि खादर मिट्टी का प्रधानता है। और ये कह रहा है कि औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, नहीं ये वाला गलत है। यहाँ पे औसत वर्षा जो होगा वो 100 से 125 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 100 से 125 सेंटीमीटर होगा। और उत्तर बिहार तो जानते हैं बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग इतना याद करिएगा। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील यानी कांवड़ झील किस नदी नदी से बनी है? तो वो बना है बूढ़ी गंडक नदी। और आप लोग को ये पता होगा कांवड़ झील के बारे में, ये पहला ही रामसर साइट है, पहला रामसर साइट है। तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील क्या है? तो कांवड़ झील, जो कि किस नदी से बनी, नदी से बनी है? तो बूढ़ी गंडक नदी से बनी है, ठीक है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तर एवं दक्षिण भाग क्रमशः किस संकेतक से किए जाते हैं, चिन्हित किए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा चार्ट बता देता हूँ, आप ये पूरे चार्ट को ना याद रखिएगा, तब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक ये इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जो पहले देख लीजिए, ये कोपेन के अनुसार पूछा जा रहा है, कोपेन के जलवायु। लेकिन ऐसे ऐसे तीन वो हमारे बिहार को वर्गीकरण किए थे। एक है कोपेन, दूसरा है त्रिवार्था त्रिवार्था और तीसरा है थार्नवेट। कौन है? थार्नवेट है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि इन्होंने क्या किया, कोपेन ने या कोई भी सभी लोग ने क्या 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 किया, जो दिखाता हूँ। इन्होंने कहा, एक उत्तरी बिहार को बोला और दक्षिणी बिहार को भी बोला, दक्षिणी बिहार के बारे में भी बोला। सब लोगों ने दोनों दोनों का मत दिया, एक उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अब क्या हुआ? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और ये थानवेस्ट साहब जो थे, ये बहुत ही गजब हैं। इन्होंने कहा कि उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र, इसका मतलब मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र, और नीचे बोल दिया शेष बिहार। अब ये क्या है मामला, ये क्या कहना चाहते हैं, जो मैं बताता हूँ थानवेस्ट के अनुसार। थार्नवेट कहते हैं कि ये जो देख रहे हैं ना इस तरह से बिहार बना हुआ, ये वाला, तो ये जो वाला भाग है, सिर्फ ये वाला भाग, इसको एक इसी को उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र कहा गया। अब देखिए, उत्तर बिहार में कोपेन ने कहा कि CWG से बांटिए, और दक्षिण बिहार को कहा AW से बांटिए, और फिर त्रिवार्था ने कहा कि उत्तर बिहार को CAW से बांटिए, और दक्षिण बिहार को कहा AW से बांटिए। और इसी प्रकार से ये कहा इन्होंने कि CB-W से बांटिए, और शेष बिहार को CA-W से बांटिए, है ना। तो आप लोग को याद करना है कि कोपेन ने कहा था कि उत्तर बिहार को CWG से बांटना है। किससे? उत्तर बिहार को CWG से, दक्षिण बिहार को AW से। देखिए, असल में देखा जाए तो दक्षिण बिहार को सभी लोग ने AW से ही बात किया है। देखिए AW से ही बात किया है। बस यहाँ पे जो थार्नवेट थे, जो नए कुछ करने के लिए आए, तो उन्होंने C लगा दिया। C का मतलब क्लाइमेट समझ लीजिएगा, और क्या, तो CA-W कर दिया है। थार्नवेट में ही सिर्फ डैश आया है, ये पहले जान लीजिए। अच्छा, ऊपर में इन्होंने CWG बोला और इधर कौ बोल दिया। देखिए ये कौ है, तो त्रिबार्था समझ लीजिए कि बिल्कुल गाय थे, और उत्तर बिहार को गाय बोला, और AW किसी ने चेंज नहीं किया। तो AW तो आपको जैसे दक्षिण देखिएगा, दक्षिण बिहार, तो AW टिक मार दीजिएगा, और त्रिबार्था देखिएगा तो गाय समझ लीजिएगा, ठीक है। और थार्नवेट समझिएगा, ये इन्हीं के भाई बहन है, क्योंकि ये थोड़ा मोटे ताजे हैं, तो इनको भैंस समझ लीजिएगा थार्नवेट को। जब थार्नवेट को भैंस समझिएगा, तो देखिए इन्होंने A से चालू किया, तो B फॉर बफलो हो जाएगा, CBW, यही चीज समझिए एक है। बाकी AW में तो किसी ने कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है, तो कुछ इस तरीके से लगाइए। अब देखिए कोपेन जलवायु के अनुसार बिहार के उत्तर और दक्षिण बोल रहा है, तो कोपेन ये है, तो उत्तर में क्या होगा, उत्तर बिहार में CWG, ढूंढिए CWG, यहाँ भी CWG यहाँ। और कोपेन ने दक्षिण बिहार को AW बताया। देखिए यहाँ कौ है, कौ तो आप लोग को पता होगा त्रिवार्था का उत्तर बिहार था, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। तो इस चार्ट से आप लोग सब बना लीजिएगा। बिहार की जलवायु है, तो बिहार की जलवायु बताइए कैसा है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसा जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय। निम्नलिखित में से कौन सा
देशांतर रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें से देखिए ये क्या है, ये जो जीरो जीरो देख रहे हैं, ये जीरो जीरो नहीं होगा, इसके जगह पे सब डिग्री होगा, मतलब ये 84 डिग्री ईस्ट होगा, ये 83 डिग्री ईस्ट होगा, और ये 85 डिग्री ईस्ट होगा, और ये 88 डिग्री ईस्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 83 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हिमालय नदी की नहीं होती है? आप ही लोग बताइए कि हिमालय नदी की, जो हिमालयन नदी है, उसकी विशेषता क्या नहीं होती है? क्या वो सदा नीरा नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ये सदा नीरा ही होती है हिमालय नदी, इसी की तो पहचान है। और ये नदियां पूर्ववर्ती होती है, तो ये भी बात सही है कि ये नदियां क्या होती है, तो ईस्ट फ्लोइंग होती है। पूर्ववर्ती का मतलब ईस्ट, माने पूरब में हमेशा बहेगा, जितनी भी हिमालय नदियां हैं पूर्व की ओर ढलान है इसका। और ये नदियां गोखुर झील बनाती है, तो बिल्कुल गोखुर झील बनाती है जी, इसी को तो गोखुर झील का ही तो अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक बोलते हैं, और ये कांवर झील भी तो ऑक्सबो लेक ही है। और ये नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, नहीं, ये तो हमेशा, जब हिमालय तो यहाँ पे है तो वो उत्तर से दक्षिण आता है, ये गलत है। बाकी सब क्या है, सही है। अब कह रहा है कि पटना पटना किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पटना जो है किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप लोग को ये बताना है। और मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कि अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप लोग से मैं पूछता हूँ कि जो बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जरा इसके बारे में आप लोग बताइए। तो देखते हैं कि बिहार में कितने कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसमें आप लोग को ये जानना होगा, एक सेकंड में थोड़ा ढूंढ, हाँ, देखिए बताते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि हमारा बिहार है, ये बिहार का मैप है, ठीक है, ये बिहार का मैप है। ये बीच से गया है, क्या, तो बीच से है गंगा नदी, यानी दो भागों में बांटा गया है। तो जो इसमें बनाए गए हैं टोटल, अगर कोई पूछे कि कितने पटना की, ये तो पूछ रहा है कि पटना किस कृषि जलवायु क्षेत्र का अंतर्गत है, तो हम बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करिए। पहले ये जान लीजिए कि पूरे बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं। तो आप लोग को पता चलना चाहिए कि टोटल 3 जलवायु क्षेत्र हैं। अब ये क्या है, 1 नंबर है, 2 नंबर में बांटा गया है, 3 नंबर, लेकिन इस 3 का ना 2 पार्ट है, ए और बी। कितने पार्ट हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। और दूसरा आप लोग को ये याद रखना होगा कि यहाँ से ये बीच से माने इतना दूर तक को कहा गया है कि ये जोन 1 होगा। क्या कहा गया है, जोन 1 होगा, और ये ऊपर में जोन 2 होगा, माने दो को जोन बांट दिया गया, जोन 1 जोन 2। और दक्षिण बिहार को जोन 3 बांटा गया है, और इस जोन 3 को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को बोला गया है 3B, ईस्ट साइड जो होगा 3B होगा, और ईस्ट साइड वाला क्षेत्र को बोला गया है 3rd A। और पटना हमारा आप लोग को पता होगा कि कहीं यहीं आता है, तो किस जोन में आता है, तो 3rd B में आता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा याद करना है अथी के बारे में, क्या बोलते हैं, जिलों के बारे में। तो आइए हम थोड़ा सा जिला में के बारे में चर्चा करें, कि जिला सीख लीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा जिला कहाँ है। तो आप लोग को ये वाला मैप तो आप लोग को याद है, थोड़ी वीडियो का स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। ये इस तरीके से ये वाला बताता हूँ फिर से, मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। ये वाला मैंने बता ही दिया था कि ये ऊपर में उत्तर बिहार हो गया, नीचे में दक्षिण बिहार हो गया, और मैंने बताया था कि ये वाला बांट दीजिएगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये मैंने बता दिया था, और फिर इसको ऐसे बांटने ना, इसको याद कर लीजिए, कोई उपाय नहीं है। तो पहले आज उत्तर बिहार में सारे जिलों का हम कैसे कैसे बनाना है आप लोग को वो बता देता हूँ, और फिर दक्षिण बिहार में नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आप लोग को बता दिया था कि उत्तर बिहार में STD आप लोग को याद करना है, और KP याद करना है, ठीक है। मैंने ये वाला सारण हो गया, ये वाला तिरहुत हो गया, ये तिरहुत हो गया, और ये दरभंगा, और ये कोसी, और ये पूर्णिया। अब इसमें बनाएंगे कैसे, जो देखिए, सबसे पहले ये वाला बनाइए। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा चीज हटा दिया है, थोड़ा सा इसको रुक जाइए, इसको साफ करने दीजिए। आपको सारे डिस्ट्रिक्ट देखिए आपको खुद हाथों से बनाना है, बस खाली आपको क्या करना है कि आप लोग थोड़ा सा खुद से भी बनाने का प्रयास करिए। इसको ना ऐसे बनाते हैं, थोड़ा ऐसे,
है ना। अब देखिए, अब थोड़ा ठीक है। अब क्या करिए कि इसको ना ऐसे बनाइए, ठीक है, इसको ऐसे बना दीजिए और इसको इसमें ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही वाला डिस्ट्रिक्ट क्या है, गोपालगंज। कौन सा है, गोपालगंज। और ये जो मैंने ऐसे करके बनाया है, और ये वाला है क्या, सीवान। क्या है, सीवान है। और ये वाला जो ये इसको ऐसे मिला दिया, जो ये पूरा गैप बन गया, बच गया है, यही वाला क्या है, सारण है। तो याद हो गया यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था, एसटीडी में 3 और 6 3 3 4 बताया था। तो 3 में यहाँ पे मैंने बता दिया 3 डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाएंगे, तो गोपालगंज, सिवान और सारण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, गोपालगंज, सिवान और सारण। अब देखिए क्या है कि दूसरा में आइए। अब दूसरा में क्या है, तिरहुत। तिरहुत में देखिए टोटल 6 जिला है, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को क्या बनाना है कि यहाँ पे ऐसे बनाइएगा। तो ये हो गया वेस्ट चंपारण। और फिर आप लोग को क्या करना है कि इस सारण से यहाँ से आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, लाइन खींचने हैं। और फिर इसको आप लोग को ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को ऐसे लाइन खींचना है। और ये जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये है ईस्ट चंपारण। क्या है, ईस्ट चंपारण है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा काम था। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए मैंने बताया कि इसको आप लोग इस तरीके से ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये तो इसमें मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग क्या करिएगा कि ये वाला ऐसे बना लीजिए। तो ये हो गया ऊपर में सीवान हो गया, ठीक है, सीवान। और ये सॉरी गोपालगंज, ये वाला गोपालगंज है, गोपालगंज, गोपालगंज। और ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा सीवान, सीवान, ये जो मैंने छोटा सा गोला बनाया वो। और ये वाला क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा, सारण। अब मैंने यहाँ पर बताया कि इसको क्या करिएगा कि ऐसे मिला दीजिएगा। और यहाँ पर ये सारण से एक लाइन खींचिएगा जो कि इस साइड जाएगा। और फिर इसको क्या करिएगा कि ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा। अब ये वाला कौन सा हो गया, तो जान गए वेस्ट चंपारण। और ये क्या हो गया, ईस्ट चंपारण। थोड़ा लिखा नहीं रहा। और ये जो मैंने इतना गैप बनाया है, इसको इसी को कहते हैं शिवहर। क्या कहते हैं, शिवहर। और ये जो मैंने बता दिया, इसको कहते हैं सीतामढ़ी। क्या कहेंगे, सीतामढ़ी। और ये वाला इसमें देखिए 2 जिला है, ऊपर वाला हो जाएगा मुजफ्फरपुर और नीचे वाला हो जाएगा वैशाली। नीचे वाला क्या हो जाएगा, वैशाली। तो आप लोग इतना जिला याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया गोपालगंज, और ये वाला हो गया सिवान, और ये हो गया सारण। यहाँ पर ये वेस्ट चंपारण, और ये वाला ईस्ट चंपारण, और ये जो यहाँ पे ऐसे बनाया था वो हो गया शिवहर। और ये यहाँ पे सीतामढ़ी, और ये मुजफ्फरपुर, ये बीच में, और ये यहाँ तक वैशाली। तो आप लोग यहाँ याद रख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताया था कि ऊपर में कौन से संभाग हैं, तो एसटीडी बताया था और केपी बताया था। कौन कितने जिले, 3 जिले, 6 जिले, 3 3 4, एकदम फटाफट ऐसे ही करके याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो 3 जिला हो गया, गोपालगंज, सिवान और सारण। यहाँ पे देखिए 6 जिला तिरहुत में, ये वाला तिरहुत का बनाया जो कि वेस्ट चंपारण था, ईस्ट चंपारण था, और ये शिवहर हो गया, और ये सीतामढ़ी हो गया, और ये मुजफ्फरपुर, वैशाली। 1 2 3 4 5 6, 6 जिला हो गया। अब आ जाइए दरभंगा में। दरभंगा में टोटल 3 जिला है। और ये 3 जिला कैसे बनेगा, तो देखिए ये वाला इसको ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो ये जो बन गया है, ये हो गया है मधुबनी। क्या हो गया है जी, मधुबनी, मधुबनी। और फिर देखिए क्या करिएगा कि ये जो मुजफ्फरपुर यहाँ पे आया है ना, मुजफ्फरपुर वाला जिला, यहाँ से आप लोग को ऐसे लाइन खींचने हैं। ये वाला ध्यान रहे, गैप होना चाहिए, ये वाला गैप होना चाहिए। तो ये जो इतना ट्रायंगल के अनुसार बन गया है, वो बन गया है समस्तीपुर। क्या बन गया है, समस्तीपुर, समस्तीपुर। और ये बीच में बन गया है दरभंगा, दरभंगा। तो 3 जिला हो गया। यहाँ पे ये क्या बन गया, समस्तीपुर, ये बन गया दरभंगा, और ये बन गया मधुबनी, मधुबनी। अब क्या करना है, मधुबनी से यहाँ पर लाइन खींचने हैं। और यहाँ से इस तरीके से एक और लाइन खींचना है, क्योंकि इसमें भी आपको 3 जिला दिखाई देना है। ये तो हो गया सुपौल, ये हो गया सुपौल। और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये हो गया मधेपुरा, मधेपुरा। और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये है सहरसा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा कि ऐसे लाइन खींचिएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये वाला डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, और इसमें ऐसे कर दीजिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट दोस्तों किशनगंज हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट किशनगंज। और ये वाला अररिया हो गया, अररिया हो गया। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, पूर्णिया हो गया,
ये वाला पूर्णिया, और ये जो बच गया है वो बच गया है कटिहार। तो आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट इतना याद रखिएगा। तो ये अररिया हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया किशनगंज, और ये वाला इतना पूर्णिया, और नीचे देखिए जो कटा हुआ है वो हो गया कटिहार। कटिहार। तो आप लोग को ये चारों डिस्ट्रिक्ट मैंने ऊपर वाला याद करवा दिया। ऊपर वाला में ये पांचों में से सभी डिस्ट्रिक्ट याद करवा दिया। फिर से देख लीजिए। पहला सारण। सारण में मैंने कहा फिर से बना देता हूँ। सारण के बारे में एक बार देख लीजिए। अब थोड़ा सा जितना बनाएंगे उतना, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे एकदम फट से बना लीजिए ऊपर में, ऐसे एकदम जितना जल्दी जल्दी बना सकते हैं बना लीजिए। आप लोग भी बना लीजिए, सारे डिस्ट्रिक्ट से याद हो जाएगा। ये ऊपर वाला मैंने बनाया है सिर्फ STDKP, ठीक है, इस तरीके से। सारण में मैंने बताया था कि ये वाला होगा सिवान होगा, और ये गोपालगंज, और ये वाला सिवान हो जाएगा, और ये हो जाएगा सारण। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया इतना, ठीक है। और ये वाला ये हो गया इधर देश चंपारण तिरहुत में। अब STD मैंने बताया था STDKP। तो सारण में 3 जिला मैंने बताया था, इसमें कितना बताया था 6 जिला, इसमें 3 और इसमें 4 जिला बताया था। तो 3 जिला हो गया, 6 जिला देखिए देश चंपारण, और ये यहाँ से ऐसे बना दीजिएगा, यहाँ से ऐसे। तो ये हो गया वेस्ट चंपारण, और ये हो गया ईस्ट चंपारण। ये हो गया शिवहर हो गया, ये शिवहर, और ये सीतामढ़ी हो गया, और ये इसके ऊपर में मुजफ्फरपुर हो गया, और नीचे में वैशाली हो गया, नीचे में वैशाली हो गया, और ये वाला मधुबनी हो गया, मधुबनी हो गया। और ये मुजफ्फरपुर से ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, तो ये वाला दरभंगा हो गया, और ये जो बच गया है ये वाला क्या हो गया समस्तीपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया। अब देखिए दरभंगा भी खत्म, कोसी, कोसी में 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो ये जो मधुबनी वाला था, ये मधुबनी वाला, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए। ये वाला हो जाएगा सुपौल, क्या हो जाएगा सुपौल हो जाएगा, सुपौल। और फिर इसको ना ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ये वाला हो जाएगा सहरसा, क्या हो जाएगा सहरसा। और ये हो जाएगा मधेपुरा, क्या हो जाएगा मधेपुरा। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, तो और यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो ये वाला तो हो गया क्या अररिया, ये हो गया अररिया, और ये हो गया किशनगंज, और ये वाला जो देख रहे हैं हो गया पूर्णिया, और ये वाला हो गया कटिहार। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊपर में मैंने आप लोग को सब इसी तरीके से याद कर लीजिए एकदम फटाफट ऐसे। आप लोग 1-2 बार नहीं बनाइएगा तो नहीं याद होगा, ये आप जान लीजिए जरा। तो आप लोग बना लीजिए। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्या बता दूंगा कि ये ऊपर वाला तो मैंने ये इस तरीके से ऐसे करके मैंने बता ही दिया। सॉरी, ये ऊपर वाला को जो मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट उत्तर उत्तर बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट जो थे वो मैंने बता ही दिया। अब दिखाता हूँ आप लोग को नीचे वाला में। नीचे वाला में क्या बनाइएगा, इसको ऐसे कर दिए थे, इसको ऐसे कर दिए थे, सॉरी, इसको ऐसे किए थे, और इसको कैसे, इसको ऐसे कर दिए थे ना, और इसको ऐसे किए थे। और यहाँ से हम लोग क्या किए थे कि ऐसे डाले थे, ठीक है। और फिर इसमें ऐसे किए थे, और एक और किए थे ऐसे, इतना किए थे, आप लोग को याद ही होगा। और नीचे में मैंने बताया था कि नीचे में PMM क्या है बी है, और PMMB का मतलब 6562 डिस्ट्रिक्ट है। तो अब पी हो गया शुरू में पटना। तो देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे पटना वाला को। तो क्या करना है कि ये जो ये है ना, इसको एक बार और ऐसे बना दीजिए, फिर एक बार इसको ऐसे कर दीजिए, और फिर इसको ना ऐसे कर दीजिए। पहला हो गया। अब क्या है कि ये सारण, ये वाला तो पता ही होगा कि यहाँ पे ऐसे था, तो ये वाला तो सारण डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट से क्या करना है आप लोग को कि एक ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ना रोहतास है, इसमें 6 जिला होना चाहिए पटना वाला संभाग में। और ये क्या है कैमूर है, और ये कौन है तो बक्सर है, बक्सर है। ये क्या है तो भोजपुर, ये इसी का हेडक्वार्टर क्या है तो हमारा कहाँ है इसका हेडक्वार्टर भोजपुर का, तो आरा। तो 1 2 3 4 जिला हो गया। और ये जो खुद देख रहे हैं ना इतना बड़ा, ये पटना है। और पटना में ये छोटू सा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पटना में ये जो देखिए ये एक छोटा सा और डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला तो पूरा पटना हो गया। और ये जो छोटू सा डिस्ट्रिक्ट है ना, इसी का नाम नालंदा है, जहाँ के हम निवासी हैं, नालंदा, और जहाँ के मुख्यमंत्री साहब भी हैं। तो ये हो गया नालंदा। तो आप लोग याद कर लीजिए पटना का पूरा। और फिर मैंने बताया था मगध, ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं जो मगध है, इस मगध को क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं। और ये जो पटना देख रहे हैं ना, यहाँ से ये 2 भाग में बांट देते हैं। तो एक साइड हो जाएगा क्या अरवल, ये वाला जो साइड देख रहे हैं ये हो गया अरवल, और ये साइड जो देख रहे हैं हो गया जहानाबाद।
तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये हो गया अरवल और ये हो गया जहानाबाद। ठीक है, अब क्या करना है आप लोग को कि इस जो लाइन खींचे हैं एक और लाइन यहाँ खींच दीजिए। तो ये वाला जो हो गया है औरंगाबाद हो गया है, औरंगाबाद। और ये जो देख रहे हैं ना वो हो गया गंगा। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट डालने थे? 5 डिस्ट्रिक्ट। देखिए दो दो हो गया, एक 4 एक 5 4 और एक जानबे करते हैं ये गया हो गया और गया हो गया। और इसमें एक और लाइन खींचना है जो कि नालंदा से, ये जो नालंदा था ना यहाँ पे, यहाँ से एक और लाइन खींचना है। तो ये तो गया हो गया और ये वाला नवादा हो गया। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं खींच के बढ़िया से। सॉरी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने ये बताया था कि इसको ऐसे करके बना दीजिएगा एक ऐसे, और फिर इसमें ऐसे बांट दीजिएगा। ठीक है, इसमें ऐसे बांट दीजिएगा और ये सारण था यहाँ से, तो ये वाला ऐसे बांट दीजिएगा। ठीक है, और ये वाला तो जानते करते हैं ये नालंदा है, तो ये इसी नालंदा से आप लोग को एक लाइन खींचना था। तो ये वाला क्या हो जाता? नवादा हो जाएगा। और फिर ये इसी को मैंने बांटने कहा था, इसको दो भाग में, तो एक तरफ गया था और एक तरफ औरंगाबाद था, इस तरीके से। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को मैं आराम से याद कर देता हूँ। एक भागलपुर वाला में चलिए, पहले ये भागलपुर देख लीजिए, तो ऊपर में भागलपुर और नीचे में बांका, बस ये मुंगेर वाला बच गया है। तो मुंगेर वाला को क्या करिएगा, इस नालंदा से, नालंदा से नहीं, पटना से, ऊपर में पटना से यहाँ से एक लाइन खींचिए और इस लाइन को यहाँ पर से आप लोग एक लाइन खींचिए। तो एक हो गया बेगूसराय, बेगूसराय, और एक हो गया क्या? खगड़िया, खगड़िया। तो एक बेगूसराय एक खगड़िया। ठीक है, और एक बार और देखिए, ये जो यहाँ से ऐसे खींचिए लाइन, तो ये नीचे वाला हो गया जमुई, और खगड़िया, ये जो खगड़िया था ये यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। तो देखिए ये हो गया क्या? बेगूसराय, ये हो गया खगड़िया, और ये वाला जो देख रहे हैं ना ये है मुंगेर, मुंगेर। और ये वाला जो देख रहे हैं ना ये है लखीसराय। क्या है? लखीसराय। और ये है शेखपुरा, शेखपुरा। थोड़ा सा गौर से देखिए, और नीचे वाला जमुई। तो एक जिला, दो जिला, तीन जिला, चार जिला, पांच जिला, 6 जिला हो गया। तो सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट आप लोग को याद करवा रखा है। तो अब आप लोग को याद करना आसान होगा। इसको 2-3 बार आप लोग देख के बनाइए पूरा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है पटना वाला ये तो हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है आप लोग से कि आप लोग को कि कौन सुमेलित नहीं है। बोला है कि दरभंगा में बागमती नदी बहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा और मैप एक और देख लीजिए, देख लीजिए क्या है। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनाया है, तो डिस्ट्रिक्ट याद करवा दिया, तो आप लोग वहां से थोड़ा देखिएगा। ये बीच में दोस्तों गंगा नदी बहता है, ये आप लोग को पता होगा। और ये जो गंगा नदी है ना, इसी में आगे चल के समानांतर चल के मिलता है एक नदी जो है, ये इस तरीके से ऐसे नदी, इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा, है ना। और एक नदी यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ से ऐसे जाके मिलती है, इसको कहा जाता है गंडक। क्या कहा जाता है? गंडक। और एक नदी और है जो ऐसे आके ये यहाँ ऐसे जाके मिलता है, इसको कहा जाता है बूढ़ी गंडक। क्या कहा जाता है? तो एक हो गया घाघरा, घाघरा के बाद आ गया गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी बूढ़ी गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। और एक आता है बागमती नदी, जो इसी के पैरेलल में चलते हुए बागमती जाके इधर आगे की ओर मिलता है। और इसी बागमती में एक नदी आके मिलता है कमला नदी, और कमला नदी और एक और कोसी नदी इसी बागमती नदी में आके मिलता है। ये हो गया बागमती, जिसमें कमला पहले मिलता है, इसमें कोसी, और ये बागमती जो है आगे चल के यहाँ मिल जाता है। और एक और है महानदी, जो यहाँ से ऐसे होके ऐसे गुजरता है। और इसमें एक नदी है महानदी में जो मेची नदी आके मिलता है, मेची नदी। अब नीचे में एक करमनासा है जो इसी पैरेलल के साथ चलते हुए जहाँ घाघरा के आसपास ही मिलता है गंगा में। फिर घाघरा के बाद करमनासा के बाद ये था करमनासा नदी, और ये वाला है सोन नदी जो कि गंगा में मिलता है। ठीक है, फिर मिलता है निरंजना या फल्गु नदी जिसको कह सकते हैं, ये जाके इस तरीके से ऐसे मिलता है फल्गु नदी। और इसी फल्गु में मोहना भी जाके मिलता है। फिर क्यूल भी आगे जाके इधर मिलता है, और ये अजय भी नदी भी जाके मिलता है। तो ये हो गया अजय, आप लोग याद रखिए। ये हो गया क्यूल, याद रख लीजिए। ये हो गया मोहना, याद रख लीजिए। और ये नदी याद रख लीजिए, पुनपुन कह सकते हैं, या निरंजना या फल्गु, क्योंकि पुनपुन नदी भी इसी में आके मिलता है। तो पुनपुन निरंजना इधर ही हो गया। और ये सोन नदी हो गया, और ये शुरू में करमनासा नदी। तो अब देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है आप लोग से कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए दरभंगा आप लोग को पता है कि बागमती नदी के में दरभंगा के किनारे बागमती नदी, गया के किनारे फल्गु नदी, समस्तीपुर के किनारे बूढ़ी गंडक और मुजफ्फरपुर के खिलाफ गंडक माने बगल में गंडक नदी नहीं बहता है। मुजफ्फरपुर के किनारे में गंडक नदी नहीं बहता है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो कौन सी नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो महानदी पे कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। बाकी गंडक पे भी है, कोसी नदी पे भी है और सोन नदी पे भी है। सोन नदी पे परियोजना है, ठीक ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है बूढ़ी गंडक, इसमें देखिए 15 नंबर में कि बूढ़ी गंडक जो है क्या मसान, बूढ़ी गंडक का जो है मसान है? तो नहीं, हाँ है, मसान है। बूढ़ी गंडक मसान से मिला मिला हुआ है, सही है। और गंडक नदी किससे मिला हुआ है? तो त्रिशूली नदी से, त्रिशूली से। और कोसी मेची का सहायक नदी है, बल्कि मेची महानंदा का सहायक नदी है। अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि मेची किसका सहायक नदी है? तो महानंदा नदी का। तो ये गलत हो गया। बागमती लखनदेई, लखनदेई बागमती किसका सहायक नदी है? लखनदेई का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लीलांजना एवं मोहना नदी से मिलने से बनती है? तो लीलांजना और मोहना नदी से मिलने से कौन सी नदी बनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फल्गु नदी बनी है। तो नीलांजना और मोहना नदी के मिलने से फल्गु नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी दानापुर मनेर के पास गंगा में आके मिलती है? तो वो कौन सी नदी है? तो वो है सोन। कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दानापुर मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है? तब वो कौन मिलती है दोस्तों? तो वो है, कौन सा नदी मिलती है? तो पुनपुन सॉरी सोन नदी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ और चीजें और याद करवा देता हूँ। वो क्या है कि गंगा, आप लोग याद रखिएगा, इसका गंगा का उद्गम कितना है? तो उद्गम दोस्तों गंगोत्री उत्तराखंड में है। कहाँ है उद्गम? तो गंगोत्री उत्तराखंड में है। और ये जाके मिलता कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलता है। कहाँ मिलता है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। और ये बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर। तो याद रख लीजिए, गंगा गंगोत्री से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में मिलता है। फिर घाघरा, घाघरा दोस्तों हमने बताया था कि ये तिब्बत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तिब्बत से। और ये गंगा में जाके मिलता है, बंगाल की खाड़ी में ना। और मिलता कहाँ है? तो सारण में मिलता है। और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है घाघरा की। वही बात करें हम लोग अगर गंडक गंडक की, तो ये भी नेपाल से निकलता है दोस्तों, और ये भी गंगा में ही मिलता है। लेकिन गंडक जो है सोनपुर में आके मिलता है। कहाँ मिलता है? सोनपुर में मिलता है। और इसको बिहार में लंबाई कितना है? तो 260 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला हम लोग देखें बूढ़ी गंडक के बारे में। गंडक हो गया, अब देख लेते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। जो बूढ़ी गंडक है ये निकलता है सोमेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से? सोमेश्वर की पहाड़ी से। और ये मिलता है गंगा में ही। कहाँ मिलता है? गंगा में ही। और ये गंगा में कहाँ मिलता है? तो खगड़िया में मिलता है। और इसकी लंबाई है बिहार में 320 किलोमीटर। ये सारे डेटा आप लोग को याद होने चाहिए। और बागमती की अगर बात करें तो ये महाभारत श्रेणी से निकलता है। कहाँ से? महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में है। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में है। और ये कहाँ मिलता है? तो ये कोसी में मिलता है। बागमती कहाँ आके मिलता है? कोसी में। और बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। तो सबसे पहले ये 5 याद कर लीजिए, तो और याद करवा दूंगा। गंगा गंगोत्री से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, 445 किलोमीटर है। घाघरा तिब्बत से निकलता है, गंगा के सारण में मिलता है, 83 किलोमीटर है। गंडक नेपाल से निकलता है, गंगा सोनपुर में आके मिलता है, 260 किलोमीटर इसका बिहार में लंबाई है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता है और खगड़िया में जाके मिलता है, 320 किलोमीटर। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलता है और ये 384 किलोमीटर का लंबाई है बिहार में। और कोसी इसमें जाके मिलता है। हम लोग देखेंगे अगला आगे इससे और थोड़ा सा याद कर लें। एक नदी और है, कमला नदी। तो जो कमला नदी की कहानी है, ये भी निकलता है महाभारत श्रेणी से। तो महाभारत श्रेणी से निकलने वाले कितने नदी हैं? 2 नदी। कौन कौन? बागमती और कमला। और ये दोनों का दोनों जो है कोसी में ही जाके मिलता है। कहाँ मिलता है? कोसी में। बागमती कमला निकलता है महाभारत श्रेणी से, मिलता है कोसी में। और ये खुद कोसी है, ये मिलता है गंगा में जाके। और निकलता पहले से कहाँ से है? कोसी। तो गोसाई स्थान से निकलता है। गोसाई स्थान कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। और ये मिलता कहाँ है? तो गंगा में मिलता है। गंगा में कहाँ? तो कटिहार में जाके मिलता है।
कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहां जाके मिलता है। और ये बिहार में कितना लंबाई है इसका, 260 किलोमीटर है। अब फटाफट देख लीजिए, कुछ और बच गए हैं महानंदा के बारे में। तो महानंदा निकलता है दार्जिलिंग पहाड़ी से, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग पहाड़ी, और मिलता है गंगा में। कहाँ पे, मालदा में आके मिलता है। कहाँ मिलता है, बिहार के बाहर मालदा में। तो महानंदा महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलता है। करमनासा कहाँ से निकलता है, करमनासा, तो करमनासा विंध्य पहाड़ी से निकलता है, विंध्य पहाड़ी से। और करमनासा जो है गंगा में जाके मिलता है। जगह कौन सा है, तो चौसा जगह है। तो चौसा में करमनासा नदी मिलती है गंगा में जाके। और यही बात करें सोन नदी के बारे में, तो ये तो जानते हैं कि अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये मिलता है दानापुर गंगा में जाके, गंगा में मिलता है। कहाँ मिलता है, तो दानापुर में मिलता है, पटना के पास है दानापुर। अब एक देख लेते हैं पुनपुन के बारे में जल्दी से। तो पुनपुन में झारखंड से निकलता है, एक झारखंड में एक जगह है पलामू, वहां से निकलता है पुनपुन। और ये मिलता है फतुहा, गंगा में मिलता है जाके, फतुहा में गंगा में जाके मिल जाता है। अब फटाफट थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। इसको जितना भी मैंने याद करवाया है वो सारे पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। कुछ और दो चार को याद कर लेते हैं। एक फाल्गु होता है, जो कि इसी को निरंजना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से निकलता है। कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से। और ये पुनपुन नदी में जाके मिलता है। कहाँ मिलता है, पुनपुन नदी में। और पुनपुन नदी जो है गंगा में जाके मिल जाता है। और एक अजय नदी है, वो निकलता है जमुई से। अजय नदी कहाँ से निकलता है, जमुई से। और मिलता कहाँ है, तो गंगा में। और गंगा में कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल में। जब गंगा हिलती है तब जमुई से निकला हुआ अजय नदी जाके मिल जाता है। एक और नदी है क्यूल नदी, ये निकलता है हजारीबाग से आता है नदी। हजारीबाग कहाँ है, झारखंड में। तो क्यूल नदी हजारीबाग से आता है और गंगा में ही मिलता है। और गंगा में कहाँ मिलता है, लखीसराय में मिलता है। कहाँ, लखीसराय में। एक नदी याद रख लीजिएगा, सकड़ी नदी, ये निकलता है छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। और ये मिलता है क्यूल नदी में। सकरी नदी जो है क्यूल की सहायक नदी है, और ये क्यूल नदी मिलता है गंगा में, ठीक है। तो इतना आप नदियों से रिलेटेड आप जान लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। थोड़ा बार बार रिवीजन कर लीजिएगा इसको एक दो बार बोल के। अब मैं थोड़ा सा शहर बता देता हूँ। जैसे पटना तो जानते हैं, पटना वाला शहर कि मिलता है कहाँ, गंगा नदी में। पटना किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा के किनारे। मुंगेर किसके किनारे बसा हुआ है, तो गंगा किनारे। देख लीजिए, मैं एक चीज बताता हूँ तो थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि देखिए, गंगा के किनारे कौन से बिहार के शहर हैं। तो गंगा के किनारे एक याद रखिएगा पटना, एक याद रखिए मोकामा, जो इंपॉर्टेंट शहर है मैं उसी के बारे में बता देता हूँ। एक याद रखिए मुंगेर, पटना, मोकामा, मुंगेर। और एक याद रखिए भागलपुर और बक्सर। भागलपुर और बक्सर, भागलपुर और बक्सर, ये पूछे जा सकते हैं कि गंगा के किनारे बताइए कौन से शहर हैं। अब याद रखना है आप लोग को गंडक के बारे में, कि गंडक के किनारे कौन से शहर हम लोग को याद रखना है। एक फतुहा भी याद रख सकते हैं इसके साथ, फतुहा भी। फतुहा तो पुनपुन नदी के किनारे भी है। तो देख लीजिए गंडक, गंडक के किनारे एक हाजीपुर को आपको याद रखना है, हाजीपुर को याद रखना है। और एक सोनपुर को याद रखना है। तो गंडक के किनारे हाजीपुर और सोनपुर। वही बात करें बूढ़ी गंडक के किनारे कौन कौन है, तो बूढ़ी गंडक के किनारे दोस्तों मुजफ्फरपुर याद रखना है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक। और खगड़िया भी बूढ़ी गंडक के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक। और समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक। वहीं मैं बात करूं बागमती नदी, तो बागमती नदी के किनारे दरभंगा बसा हुआ है, दरभंगा। फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है गया, गया। और छपरा याद रख लीजिए, घाघरा नदी। छपरा कौन सी नदी के किनारे, तो घाघरा नदी, कंफ्यूज मत करिए। तो नदियों से रिलेटेड मैंने बहुत सारा पॉइंट आप लोग को बता दिया, इतना पॉइंट काफी है, इतना ही पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की हिमालयन सहायक नदी नहीं है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की हिमालयन सहायक नदी नहीं है। तो ये कौन नहीं है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन है। क्योंकि 3 और 4, ये दरधा नदी ये हिमालय की नदी नहीं है, बाकी कोसी और बागमती हिमालयन नदी है। तो याद रख लीजिएगा कि कोसी बागमती हिमालयन नदी है। और ये बिहार के सबसे पूर्व नदी है, पूर्वी नदी है। कौन सी नदी है, पूर्वी। और दरधा जो देख रहे हैं ये पुनपुन की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है, तो पुनपुन की। तिरहु, त्रिवेणी एवं दून किस नदी से निकलने वाली नहरें हैं, तो वो हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे
गंडक नदी पर हैं। कौन से नदी पे हैं? तो गंडक नदी पे हैं, तिरहुत त्रिवेणी। और गंडक नदी कहाँ पे? तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। अब बताना है आप लोगों की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये अब आ गया आप लोग का जलप्रपात। तो देख लीजिए, मैं आप लोग को कुछ जलप्रपात बता देता हूँ, ये भी है ही और कुछ और भी बता दूंगा, तो सारे आप लोग जलप्रपात यही कवर कर लीजिए। देखिए, ककोलत नवादा में, बिल्कुल सही। दुर्गावती, सॉरी, कर्मनासा बक्सर में। तो क्या कर्मनासा बक्सर में है? तो हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही है। मंझर कुंड रोहतास में, ये भी सही है। लेकिन तेलहर कुंड रोहतास में नहीं बल्कि कैमूर में है, कैमूर जिला में है। कहाँ है? तेलहर कुंड कैमूर में है। और दुर्गावती की बात करें, दुर्गावती, तो दुर्गावती दोस्तों ये रोहतास में है। रोहतास में कौन सा है? तो दुर्गावती है, रोहतास में दुर्गावती। और ये सबसे ऊंचा है, दुर्गावती का क्या है? तो सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा है। अगर बात करें मंझर कुंड, मंझर कुंड तो रोहतास, सॉरी, रोहतास आप लोग को याद कर लिया, तो रोहतास यानी सासाराम। तो रोहतास सासाराम में 3 गो याद रखना है, एक तो मंझर कुंड और एक दुर्गावती, और इसके अलावा तुतला भवानी भी याद रखना है। क्या? तुतला भवानी, भवानी। तो तुतला भवानी, मंझर कुंड और दुर्गावती कहाँ मिलेगा? सासाराम, रोहतास में, ठीक है। और एक भोजपुर में याद रख लीजिए, लगे हाथ। तो भोजपुर में क्या याद रखिएगा? तो जियार कुंड, जियार कुंड जो है आप लोग को भोजपुर में याद रखना है। भोजपुर में जियार कुंड याद रखना है। ककोलत नवादा में, कर्मनासा कहाँ है? बक्सर में। मंझर कुंड रोहतास में, मंझर रोहतास में 3 गो याद रखना है, मंझर कुंड, तुतला भवानी, मंझर कुंड और तुतला भवानी, सॉरी, रोहतास में 3 नहीं 4 गो याद रखना है। कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। असल में रोहतास में टोटल 4 हैं। पहला तो आप लोग को याद रखना है दुर्गावती, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दुर्गावती। दूसरा याद रखना है धुआं कुंड। कौन सा कुंड? धुआं कुंड याद रखना है। और नेक्स्ट याद रखना है मंझर कुंड। कौन सा कुंड? मंझर कुंड। और एक रखना है तुतला भवानी, तुतला भवानी, तुतला भवानी। ये सब रोहतास में, रोहतास सारण में। और नवादा में ककोलत, बक्सर में करमनासा, भोजपुर में जियार कुंड, कैमूर में तेलहर कुंड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए झील के बारे में आ गया, तो देखते हैं कि झील के बारे में आंसर क्या होगा सही। यहाँ से सारे झील आप लोग को मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें गलत है ये सी, अनुपम झील। अनुपम झील दोस्तों कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है दोस्तों? तो कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है दोस्तों? तो कैमूर में है, ठीक है, कैमूर में है अनुपम झील। तो कांवड़ झील कहाँ है भाई? तो बेगूसराय में। घोड़ा कटोरा कहाँ है? नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। कुशेश्वर झील दरभंगा में, कुशेश्वर झील दरभंगा में। कांवड़ झील बताइए? बेगूसराय में। गोगा बिल, जिसको घोघा झील भी कहते हैं, इसी को गोगा गोगा बिल भी कहते हैं, घोघा झील या गोगा बिल, ये कहाँ है दोस्तों? तो ये गोगा बिल जो है कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में है। कुशेश्वर झील अभी अभी मैंने बताया दरभंगा में। घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा कहाँ है? नालंदा, नालंदा में भी कहाँ? तो राजगीर, नालंदा में कहाँ? राजगीर। अनुपम झील कहाँ? कैमूर में। एक होता है सिमरी झील, कहाँ होता है? क्या होता है? सिमरी झील। सिमरी झील कहाँ है दोस्तों? सिमरी झील है सहरसा में। कहाँ है? सहरसा में है, सिमरी झील है। अच्छा, फिर एक है जगतपुर झील। कौन सा? जगतपुर झील। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में है। मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी में। मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी में। मोती झील मोतिहारी में है। और सरैया मन कहाँ है? सरैया मन, सरैया मन जो है आप लोग को मिलेगा बेतिया में। सरैया मन कहाँ है? तो बेतिया में है। और बेतिया कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। मोती झील मोतीपुर में है, मोती झील मोतिहारी में पूर्वी चंपारण। सरैया मन बेतिया में पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और एक पिपरा मन, एक है पिपरा मन, पिपरा मन, पिपरा मन है दोस्तों मोतिहारी, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। गोखुर झील सरैया मन किस जिले में स्थित है? तो ये मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले ही आप लोग को बताया था कि कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ बताया था? पश्चिमी चंपारण में, सरैया मन पश्चिमी चंपारण में है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के सबसे गर्म जल कुंड
ब्रह्मकुंड किस जिले में स्थित है? बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है, ये आप लोग को बताना है। तो बताइए कि कहाँ पर है 23 नंबर का आंसर। 23 का जो आंसर होगा वो है नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र कहा जाता है। और गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। गंगा के पूर्वी बिहार में पद्मा नदी कहा जाता है। पद्मा तो जानते हैं, गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है ना, बांग्लादेश में। तो गंगा को पूर्वी बिहार में तो गंगा नदी ही न कहा जाएगा, इसलिए गलत है। 25 नंबर, निम्नलिखित में बिहार का कौन सा भाग भूतात्विक दृष्टि से सबसे प्राचीन है? तो जो सबसे प्राचीन है दोस्तों वो है खड़गपुर हिल। खड़गपुर की पहाड़ी सबसे प्राचीन है भूतात्विक दृष्टि से। बिहार में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो बिहार में आप लोग को कछारी मिट्टी की प्रधानता है। इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसको कौन सा मिट्टी कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पीडमोंट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तब वो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। पीडमोंट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें जो असत्य कथन होगा वो देखते हैं कौन कौन है। कि टाल मिट्टी का विकास गंगा के दक्षिणी तटीय भाग में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। टाल मिट्टी का विकास गंगा के दक्षिण तटीय भाग में हुआ है। दूसरा, दक्षिण बिहार में बांगर मिट्टी को करैल कैवाल मिट्टी कहते हैं। दक्षिण बिहार में बांगर मिट्टी को करैल कैवाल मिट्टी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी का विस्तार दक्षिण के पठारी क्षेत्र में है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। और उत्तर बिहार में कगड़ी मिट्टी की प्रधानता है। नहीं, उत्तर बिहार में कगड़ी मिट्टी की प्रधानता नहीं, बल्कि दक्षिण बिहार में कगाड़ी मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, कगाड़ी मिट्टी की प्रधानता कहाँ है? तो दक्षिण बिहार में। और उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। कौन सी मिट्टी की? जलोढ़ मिट्टी। और विशेषकर जलोढ़ मिट्टी में दो होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो खादर मिट्टी की प्रधानता है। 29 नंबर का देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली वनस्पति है। तब वो वनस्पति है शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती। देखिए, सदाबहार वन के लिए वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। कितना? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए। आर्द्र पर्णपाती वन के लिए 120 से 200 सेंटीमीटर का वर्षा चाहिए। और शुष्क पर्णपाती को के लिए 80 से 120 सेंटीमीटर का वर्षा चाहिए। और मरुस्थलीय वन के लिए 50 सेंटीमीटर से कम का भी बारिश चलेगा। तो इतना बारिश चाहिए इसके अनुसार। और भारत बिहार के औसत वर्षा कितना है? तो 112 सेंटीमीटर। तो उसके अनुसार से ये वाला ऑप्शन फिट होता है। बिहार की एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है देश चंपारण। बिहार की एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। यहाँ से दोस्तों अब आप लोग को कुछ चीजें मैं और याद करवाता हूँ जो आप लोग याद रखेंगे। क्या मैं याद करवाऊंगा? कि बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, अब समझिए थोड़ा सा चीजों को और याद करते चलिए, है ना। तो चलिए देखिए, याद करिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में टोटल 12 गो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और एक गो नेशनल पार्क है। और ये कौन से डेटा के अनुसार है? तो ये है जो 2022-23 का सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार। तो एक तो आप लोग याद रखिएगा आराम से, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? तो यही है देश चंपारण में।
ये वाला कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण में है। और ये बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं और बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षण भी इसी के अंदर है। अब जो मैं, ये तो नेशनल पार्क हो गया। अब मैं आप लोग को सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करवाता हूँ। देखिए, पहला आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 12 है, उसमें से पहला याद रखना है आप लोग को भीम बांध। क्या याद रखना है? भीम बांध और रखना है। और ये कहाँ है भीम बांध? तो मुंगेर में है। कहाँ है भीम बांध? मुंगेर में। तो भीम बांध कहाँ याद रखिएगा? मुंगेर में याद रखिएगा। भीम बांध कहाँ याद रखिएगा? मुंगेर में। ठीक है। और दूसरा कहाँ, दूसरा क्या याद रखिएगा? दूसरा आपको गौतम बुद्ध याद रखना है। तो गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में। तो इसको गया में याद रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध कहाँ है? तो गया में है। तो 2 हो गया। तीसरा याद रख लीजिए, कांवर झील। कांवर झील तो बहुत बार सुने होंगे और आप लोग को याद हो गया होगा कि ये बेगूसराय है और इसको रामसर सूची में भी शामिल किया जाता है और साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल यही है। चौथा आप लोग याद रख लीजिएगा कैमूर के बारे में। तो कैमूर तो खुद रोहतास और कैमूर में होगा। ठीक है, रोहतास और कैमूर में होगा। 4 हो गया ना। पांचवा देखिए, पांचवा है नागी बंध। नागी और नकटी याद रख लीजिए, 2 इसी में। पांचवा नागी, छठा नकटी। ये दोनों कृत्रिम जलाशय है ना। और ये दोनों कहाँ है? तो जमुई में। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखिए कि नागी जो है पक्षी के लिए है और नकटी, नकटी क्या है? जीव के लिए है। बस इतना तो जरूर याद रख लीजिए। फिर याद रख लीजिए, छठा हो गया। सातवां, सातवां में याद रख लीजिए राजगीर। राजगीर तो आप लोग अच्छे से याद रख लेते हैं, नालंदा में है। नालंदा में है। आठवां में आप लोग याद रखिएगा, आठवां में उदयपुर। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आप लोग को याद रखना है पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। नौवां याद रख लीजिए रजौली। रजौली, और रजौली कहाँ है? तो नवादा में है। रजौली कहाँ है? नवादा में है। और 10वां याद रख लीजिए कुशेश्वर। कुशेश्वर, कुशेश्वर कहाँ है? तो दरभंगा में है। कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में। 11 नंबर में आप लोग याद रख लीजिए विक्रमशिला डॉल्फिन। विक्रमशिला डॉल्फिन, और विक्रमशिला कहाँ हो सकता है? भागलपुर में। भागलपुर में। ब्रह्मा, ब्रह्मा बड़ैला सलीम अली। बड़ैला सलीम अली, ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा वैशाली में। कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा वैशाली में। आप लोग ना इतना चीज जो है याद रख लीजिएगा नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आप लोग को ये वाला याद हो गया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध मैंने बताया था गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नकटी जमुई में। उदयपुर नवादा में नहीं, क्योंकि उदयपुर जो है मैंने अभी अभी बताया था कहाँ है उदयपुर? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में है। और बड़ैला सलीम अली वैशाली पश्चिम बिहार है। वैशाली पश्चिम बिहार। निम्नलिखित में कौन बिहार में रामसर स्थल में शामिल नहीं है? तो बताना है निम्नलिखित में कौन बिहार में रामसर स्थल में शामिल नहीं है। तो वो कौन नहीं है दोस्तों? तो विक्रमशिला डॉल्फिन वर्ल्ड जीव अभ्यारण्य नहीं है। बाकी कांवर सबसे पहला यही हुआ था। बाकी इस साल नागी नकटी को भी जमा के शामिल किया गया है। ये दोनों कहाँ है? तो जमुई में है। कहाँ है? जमुई में। ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने बताया पश्चिमी चंपारण में, सॉरी मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध मुंगेर में। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण 7.84% है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण 7.84% है। तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये 7.84 नहीं बल्कि 2.48% है। कितना है? 2.48%। और भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण 2.48% नहीं बल्कि है 7.84% है। कितना है? 7.84% है। थोड़ा सा मैं कुछ डेटा याद करवाता हूँ और आप लोग की ये जिम्मेवारी है कि ये डेटा आप लोग अच्छे से याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ डेटा याद करने के लिए।
आप लोग को पता होगा कि वन स्थिति जो रिपोर्ट आया था बिहार का, वो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और सर्वप्रथम इसको 1987 में जारी किया गया था और हर 2 साल पे ये आता है। जो इस साल वाला है 2021 वाला हम लोग पढ़ रहे हैं वन स्थिति रिपोर्ट, वो 17वीं रिपोर्ट है। और इसको दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइट 2 से आंकड़ा के अनुसार है। इस स्थिति के अनुसार देखा जाए तो बिहार का जो वनावरण है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर ये बिहार का टोटल वनावरण है, जो कि कुल भौगोलिक का 7.84% है। कितना है? पूरा भौगोलिक का 7.84% ये बिहार का वनावरण है, टोटल वनावरण है। तो इतना बात तो याद हो गया। और अगर 2019 की बात करें तो 2019 में टोटल 75 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, जिसको परसेंटेज में बात करें तो 1.03% है। 2019 में से 2021 में कितना बढ़ोतरी हुआ है तो बिहार में तो 75 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, जो 1.03% है। अभी आप लोग को क्या याद रखना है, एक चार्ट बताता हूँ, उस चार्ट को याद रखिएगा। एक वन का चार्ट है, एक वृक्ष का चार्ट है। मैंने इसको वृक्षा वरण पढ़ेंगे, इसको वना वरण पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्षेत्रफल है और ये प्रतिशत है और ये वृद्धि कितना हुआ है वो है, ये वाला वृद्धि कितना हुआ है वो है। ये क्षेत्रफल और ये परसेंटेज में, और ये वृद्धि कितना हुआ है जो, और नीचे में पुल का बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ के याद कर लेते हैं। तो वनावरण जो है 7381, ओरिजिनल तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आप लोग को ये अप्रोक्स में याद रखिए 7381। वृक्षावरण हमारे बिहार में 2341 है। वृक्षावरण 2341 सब स्क्वायर किलोमीटर में होगा दोस्तों, सारा डेटा स्क्वायर किलोमीटर में। कुल की बात करें तो 4722 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें जो परसेंटेज है 7.84% होगा, और यहाँ पे 2.48% है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और टोटल की बात करें तो 10.32% है। और वृद्धि जो हुआ है 75 किलोमीटर और 338 किलोमीटर वृक्ष में और 413 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पूरा में। इस चार्ट को देखिए, मैं फिर से याद करवाता हूँ। हमारे बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण की जब बात किया जाए तो वो क्या है कि सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वनावरण हमारे बिहार में टोटल 7321 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है वन हमारे राज्य में? 7381 स्क्वायर किलोमीटर। और ये टोटल बिहार में कितना परसेंट पे वन है तो 7.84% पे वन है, 7.84% पे वन है। वृद्धि कितना हुआ है तो 75 स्क्वायर किलोमीटर का 2019 से 2021 में वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है? 75 किलोमीटर। वृक्ष कितना है हमारे राज्य में तो 2341 हमारा वृक्ष है। कितना परसेंट पर वृक्ष है हमारे बिहार के क्षेत्रफल पे तो 2.48% पे वृक्ष है। कितना पे? 2.48% पे। और कितना का वृद्धि हुआ है तो 338 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, 338। कुल बात करें वृक्षावरण प्लस वनावरण तो 9722 स्क्वायर किलोमीटर है, कुल 9722। कितना परसेंट पे पूरा वन या वृक्ष है तो 10.32% पे वन या वृक्ष है। और 413 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल वृद्धि हुआ है, 413 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। अब बात करेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार, देख लीजिए क्षेत्रफल के अनुसार आप लोग को बताना है कि वो जिले जिसके पास सबसे अधिक है। तो 3 जिला हम बता देते हैं, उसको याद रखिएगा। कैमूर में सबसे ज्यादा, पश्चिमी चंपारण में इसके बाद नंबर आता है पश्चिमी चंपारण, और इसके बाद जो नंबर आता है वो है रोहतास। तो ये वो 3 जिला हैं जहाँ सबसे अधिक वनावरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वनावरण। वनावरण सबसे ज्यादा कहाँ तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। अगर सबसे कम की बात करें, ये वाला सबसे ज्यादा था। क्या था? सबसे ज्यादा। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम दोस्तों शेखपुरा में है। कहाँ है? शेखपुरा। और इसके बाद ज्यादा है अरवल में, सबसे ज्यादा मतलब शेखपुरा के से ज्यादा है अरवल, और अरवल से ज्यादा है जहानाबाद। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सेकंड लास्ट अरवल है, ये थर्ड लास्ट जहानाबाद है, सबसे लास्ट शेखपुरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन यही मैं बात करूं किसके दृष्टि से? प्रतिशत की दृष्टि से। तो जिलों में आवरण देखें तो अधिक कहाँ है प्रतिशत में? मैंने मैंने जितना उसके पास, जिस जिला के पास जितना एरिया है उसमें सबसे ज्यादा भाग पे कैमूर में है, और उसके बाद नंबर आता है जमुई और नवादा।
जमुई और नवादा, ठीक है, नवादा, नवादा। और सबसे कम की बात करें तो, सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा, शेखपुरा, और इसके बाद बक्सर, बक्सर, और उसके बाद सीवान, ठीक है, सीवान थर्ड लास्ट है, थर्ड लोएस्ट है, थर्ड लोएस्ट। अब आप लोग को एक ये और याद रखना है कि 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले कौन से हैं। याद क्या रखना है कि 2019 में वनावरण में सर्वाधिक नुकसान या वृद्धि करने वाला, तो मतलब अगर वृद्धि सबसे ज्यादा कौन किया था, तो पहले नंबर पे बांका वृद्धि किया है, और दूसरे नंबर पे जमुई सबसे ज्यादा वृद्धि किया है वनावरण में, और फिर गया वृद्धि किया है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि बांका, जमुई और गया। सबसे कमी में कौन किया है, सबसे ज्यादा कमी बना लिया है कैमूर, और इसके बाद सुपौल का नंबर आता है, और सुपौल के बाद रोहतास का नंबर आता है, रोहतास का नंबर आता है। सबसे ज्यादा कमी कौन किसने किया, तो कैमूर ने किया, कैमूर के बाद सुपौल ने, सुपौल के बाद रोहतास ने किया, ठीक है। अब देखिए कुछ और डेटा हम आपको याद करवा देते हैं, ठीक है, याद करवा देते हैं कि हमारे राज्य में अति सघन वन, अति सघन वन 4.5% है, जिसको आप लोग 333 किलोमीटर याद कर लीजिए, 333 स्क्वायर किलोमीटर। और मध्यम सघन वन कितना है, तो वो है 3286, कितना है, 3286 स्क्वायर किलोमीटर। ये परसेंटेज में निकालेंगे तो 4.5%, यहाँ पे 44.5% है, देखिए कुछ मिलता जुलता है। और अगर खुले वन की बात करें, खुले वन की, तो हमारे देश में 51% पर खुले वन है, 51% पर। और स्क्वायर किलोमीटर में बोले तो 3762 स्क्वायर किलोमीटर। तो अति सघन वन मात्र 333 किलोमीटर, 4.5, मध्यम वन 3286 स्क्वायर किलोमीटर, 44.5%, खुला वन 51% पर 3762 स्क्वायर किलोमीटर पर, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि बहुत घने वन, माने जिसको कह सकते हैं कि अति सघन वन में सबसे ज्यादा जिला कहाँ है, माने कहाँ कौन पे है, तो अति सघन वन और मध्यम वन ये सब पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, और खुला वन सबसे ज्यादा कैमूर में मिलेगा, खुला वन कैमूर में मिलेगा, ठीक है, खुला वन कहाँ मिलेगा, तो कैमूर में। इतना पॉइंट ही आप लोग को याद रखना है। चलिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है, आप बनाते रहिए। तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र कहाँ मिलेगा, कैमूर में। हमने अभी अभी बताया था कि सर्वाधिक वनावरण कहाँ मिलेगा, तो कैमूर में। अब फटाफट क्वेश्चन बनाते जाइए, देखिए सब बनता जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सघन वन है, पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक सघन वन पश्चिमी चंपारण। सबसे कम वन क्षेत्र वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो चंपारण। 2019 की तुलना में 2021 में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं नुकसान किन जिलों को हुआ है, तो सर्वाधिक जो वृद्धि जो हुआ है दोस्तों, वो हुआ है बांका को, बांका को। और कमी किसको हुआ है, कैमूर को। तो कमी, सर्वाधिक कमी किसको, कैमूर को। और सबसे अधिक बढ़ोतरी किसको हुआ, तो बांका को, ठीक है। बिहार में कलरव उत्सव ये पक्षी के लिए मनाया जाता है, का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया जमुई में। कहाँ किया गया कलरव उत्सव, जमुई में। सेंडई फ्रेमवर्क को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है बिहार। सेंडई जानते होंगे कि ये जापान का एक शहर है दोस्तों, और यह आपदा को जोखिम करने वाला, जोखिम को कम करने वाला है। और सेंडई वर्ग बिहार ने 2016 में अपनाया था, कब अपनाया था, 2016 में। बिहार में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संभावित आपदा क्षेत्र है, तब वो कौन सा है, तब वो है फ्लड, फ्लड। और फ्लड से जानते हैं आप लोग कि 28 जिला प्रभावित रहता है, फ्लड से कितना, 28 जिला प्रभावित रहता है। इस 28 जिला में जो 15 जिला है वो अत्यधिक प्रभावित होता है, और 13 जिला कम बाढ़ से प्रभावित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक तीव्र भूकंप जोन में आता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है बिहार का तराई क्षेत्र। बिहार का तराई क्षेत्र, आप लोग को पता होगा कि बिहार में टोटल कितने भूकंप क्षेत्र जोन है, तो 3 है। कौन से हैं, तो भूकंप जोन 5, भूकंप जोन 5 है, और भूकंप जोन 4 है, और भूकंप जोन 4 है, और भूकंप जोन 3 है। और 5 जो है, जो अत्यधिक प्रबलता है, माने अधिक प्रबलता है, सबसे अधिक प्रबलता यही है। फिर ये मध्यम और निम्न प्रबलता ये है। तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, भागलपुर में नहीं, भागलपुर में नहीं होगा, बल्कि
कहाँ होगा? पटना में। कहाँ होगा? पटना में। अगर पूछा जाए कि डॉल्फिन का, ये तो रिसर्च सेंटर पटना में है ना, लेकिन अगर उसको संरक्षित कहाँ किया जाता है तब बताइएगा भागलपुर। निम्नलिखित में से में कौन बाढ़ आने के कारण नहीं है? तो बाढ़ आने का कारण कौन नहीं है दोस्तों? तो वृक्षावरण में वृद्धि, ये बाढ़ आने का कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन बाढ़ आने का कारण नहीं है? तो वृक्षावरण में वृद्धि, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वृक्ष को बढ़ाइएगा तो बाढ़ आएगा? नहीं, वृक्ष को बढ़ाइएगा तो बाढ़ कम आएगा। हिमालय नदियों का प्रवाह सही है। वर्षा ऋतु में अत्यधिक बारिश, ये भी सही है। नदियों में गाद में वृद्धि। बिहार में किस उद्योग की संभावना सबसे अधिक है? तो वो किसको है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वो भी कृषि आधारित। बिहार में कितना है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर की, चूना पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है विंध्यन चट्टाने से। विंध्यन चट्टान कहाँ मिलेगा? तो एक कैमूर में मिलेगा और एक दूसरा रोहतास में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कैमूर और रोहतास में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ याद कर लेते हैं खनिज से रिलेटेड, क्योंकि खनिज से भी सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग खनिज को थोड़ा सा देख लें, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चूना पत्थर याद रख लीजिए कि चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा? दूसरा में याद रख लीजिए पाइराइट कहाँ से मिलेगा? पाइराइट कहाँ से मिलेगा? ठीक है, पाइराइट कहाँ से मिलेगा? अभ्रक कहाँ से मिलेगा? जो याद रख लीजिएगा। चीनी मिट्टी कहाँ से मिलेगा? ये भी आप लोग को याद रखना है, चीनी मिट्टी। और क्वार्टजाइट कहाँ से मिलेगा? ये भी आप लोग को याद रखना होगा। क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, ये सब याद रखिएगा। और बॉक्साइट के बारे में तो जरूर याद रखिएगा। बॉक्साइट, बॉक्साइट। इसके बाद सोना, सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोना, सोरा, सोरा जरूर याद रखिएगा, सोना सोरा। फिर क्वार्ट्ज याद रखिएगा, क्वार्ट्ज याद रखिएगा। क्वार्ट्ज के बाद यूरेनियम भी याद रखिएगा, बिहार में यूरेनियम भी पाया जाता है दोस्तों। स्लेट भी याद रखिएगा, स्लेट भी। मैग्नीज भी याद रखिएगा, मैग्नीज, मैग्नीज। और एस्बेस्टस भी याद रखिएगा, एस्बेस्टस, है ना, एस्बेस्टस याद रखना है। और गैलेना भी याद रखना है, गैलेना भी याद रख लेना है। और गैलेना के बाद क्या याद रखिएगा? पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, और प्राकृतिक गैस भी याद रख लीजिएगा। तो इतनी बात आप लोग को कहाँ कहाँ है ये याद रखना है। तो चलिए, चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो जो चूना पत्थर है वो मिलेगा कैमूर के पहाड़ी और रोहतास के पहाड़ी। और जनरली कहाँ मिलेगा ज्यादातर? तो रोहतास में मिलेगा। तो चूना पत्थर आप लोग को याद हो गया, कहाँ मिलेगा? रोहतास में। पायराइट कहाँ मिलेगा? तो रोहतास में। ये भी कहाँ मिलेगा? रोहतास में। और रोहतास के एक है अमझौर और बंजारी। कहाँ है? अमझौर है, अमझौर है और बंजारी है, वहां मिलेगा। अभ्रक कहाँ से मिलेगा? तो नवादा में मिलेगा अभ्रक, जमुई में मिलेगा। नवादा, जमुई, गया और मुंगेर में मिलेगा। कहाँ? गया और मुंगेर में। चीनी मिट्टी कहाँ मिलेगा? तो भागलपुर, चीनी मिट्टी को याद रख लीजिए, भागलपुर, बांका और मुंगेर। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर। क्वार्टजाइट कहाँ मिलेगा? तो मुंगेर, क्वार्टजाइट मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी में मिलेगा। मुंगेर, जमुई, गया, गया, मुंगेर, जमुई, गया। बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिल सकता है दोस्तों? तो ये खड़गपुर की पहाड़ी, जो मुंगेर में है, खड़गपुर की पहाड़ी, वहाँ बॉक्साइट मिलेगा। और सोना के लिए तो जानबे करते हैं, जमुई, मुंगेर, मुंगेर में भी सोना मिल जाता है। और पश्चिमी चंपारण में भी सोना मिल जाएगा। सोरा कहाँ मिलेगा? तो सारण में मिलेगा, मुजफ्फरपुर में मिलेगा। सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में मिलेगा। कहाँ? पूर्वी चंपारण में। तो पहले इतना याद रख लीजिए, चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलेगा। सुनते जाइए, दो चार बार आंख बंद करके सुनिए और खुद से मेरे पीछे पीछे बोलिए, आपको याद हो जाएगा। चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलेगा? रोहतास में मिलेगा, रोहतास के पहाड़ी और कैमूर के पहाड़ी पर मिलेगा। ठीक है। और पाइराइट कहाँ मिलेगा? तो रोहतास, रोहतास में कहाँ है? अमझौर और बंजारी में। पाइराइट कहाँ मिलेगा? तो रोहतास के अमझौर और बंजारी में। अभ्रक कहाँ मिलेगा? तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। अभ्रक कहाँ मिलेगा? नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। चीनी मिट्टी कहाँ मिलेगा? तो भागलपुर, बांका, मुंगेर। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर। क्वार्टजाइट कहाँ मिलेगा? तो मुंगेर में, खड़गपुर के पहाड़ी और जमुई, गया में। क्वार्टजाइट मुंगेर, जमुई, गया। मुंगेर में कहाँ? खड़गपुर की पहाड़ी से मिलेगा। बॉक्साइट की बारे में बात करें तो मुंगेर से मिलेगा, खड़गपुर की पहाड़ी। बॉक्साइट कहाँ से मिलेगा? बॉक्साइट कहाँ से मिलेगा? तो मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी।
सोना जमुई मुंगेर पश्चिमी चंपारण, और जमुई में करमिटिया में मिलेगा। जमुई के बारे में करमिटिया में मिल सकता है सोना। और सोना सोना कहाँ से मिलेगा? तो सारण मुजफ्फरपुर बेगूसराय पूर्वी चंपारण, सारण मुजफ्फरपुर बेगूसराय पूर्वी चंपारण। और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के बारे में अगर बात करें कि कहाँ से मिलेगा, तो जमुई नवादा गया से मिलेगा। क्वार्ट्ज कहाँ से मिलेगा? जमुई नवादा गया से मिलेगा, जमुई नवादा गया से मिलेगा, जमुई नवादा गया से मिलेगा। यूरेनियम गया नवादा से मिलेगा, यूरेनियम गया नवादा से मिलेगा। और स्लेट कहाँ से मिलेगा? तो मुंगेर, मुंगेर स्लेट कहाँ से मिलेगा? तो मुंगेर, मुंगेर खड़गपुर के पहाड़ी से। मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ से मिलेगा? तो गया मुंगेर से मिलेगा, मैग्नीज गया मुंगेर से। और एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ से मिलेगा? तो मुंगेर से मिलेगा, एस्बेस्टस मुंगेर से मिलेगा। गैलेना, गैलेना कहाँ से मिलेगा? तो बांका से मिलेगा, गैलेना कहाँ से मिलेगा? तो बांका से मिलेगा। पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? तो पश्चिमी चंपारण से मिलेगा, पश्चिमी चंपारण से मिलेगा। प्राकृतिक गैस पूर्णिया किशनगंज कटिहार से, प्राकृतिक गैस पूर्णिया किशनगंज और कटिहार से, पूर्णिया किशनगंज और कटिहार से। पीके के याद रख लीजिए, प्राकृतिक गैस पीके के पूर्णिया कटिहार और किशनगंज से मिलेगा। तो इतना बात याद रखिए, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। प्राकृतिक गैस कहाँ से मिलेगा? तो पूर्णिया किशनगंज कटिहार से, पूर्णिया किशनगंज कटिहार से प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण से, पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण से। और गैलेना बांका से, गैलेना बांका से। एस्बेस्टस मुंगेर से, एस्बेस्टस मुंगेर से। मैग्नीज गया मुंगेर से, मैग्नीज गया मुंगेर से, एस्बेस्टस मुंगेर से, गैलेना बांका से। स्लेट मुंगेर से, स्लेट मुंगेर से, एस्बेस्टस मुंगेर से, मैग्नीज गया मुंगेर से, गैलेना बांका से। यूरेनियम गया नवादा से, यूरेनियम गया नवादा से। क्वार्ट्ज जमुई नवादा गया से, जमुई गया नवादा से क्वार्ट्ज। सोरा सारण मुजफ्फरपुर बेगूसराय पूर्वी चंपारण, सारण मुजफ्फरपुर बेगूसराय पूर्वी चंपारण से सोरा। सोना कहाँ से? जमुई मुंगेर से, सोना कहाँ से? जमुई मुंगेर से, मुंगेर पश्चिमी चंपारण से। सोना जमुई जमुई में कहाँ है? करमिटिया, मुंगेर पश्चिमी चंपारण। बॉक्साइट मुंगेर से, बॉक्साइट मुंगेर से। क्वार्टजाइट मुंगेर जमुई गया, मुंगेर जमुई गया। चीनी मिट्टी भागलपुर बांका मुंगेर, चीनी मिट्टी भागलपुर बांका मुंगेर। अभ्रक नवादा गया जमुई मुंगेर, नवादा गया जमुई मुंगेर। तो पाइराइट कहाँ से? रोहतास के अमझौर और बंजारी से। चूना पत्थर कहाँ से? तो रोहतास से और रोहतास के पहाड़ी और कैमूर के पहाड़ी से मिलेगा। ठीक है। चूना पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सी चट्टान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो प्रसिद्ध है विंध्यन चट्टान प्रसिद्ध है। कौन सी चट्टान प्रसिद्ध है? तो विंध्यन चट्टान प्रसिद्ध है। आप फटाफट बनाइए। पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? अभी अभी मैंने बता दिया था, रोहतास जिले में। कहाँ बताया था? रोहतास में। चूना के लिए भी फेमस है। सोना के लिए मैंने जमुई बता दिया, मुंगेर भी बताया था, लेकिन मुंगेर में थोड़ा सा ही मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जमुई में मारिएगा। अगर पश्चिमी चंपारण रहे तो उसका भी ध्यान रखिएगा। कौन सा भौगोलिक भूखंड झारखंड की सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा आप लोग को बताना है कि झारखंड का सीमा साझा नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बता दूं, है ना। तो थोड़ा रुकिए, देख लीजिए, मैं इसको बता ही देता हूँ, तो तभी आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए, इसको भी लगे हाथ बता ही देता हूँ। ये इस तरीके से आप लोग को पता होगा कि बिहार का मैप है, बिहार का मैप है। थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हम लोग को सीखने से मतलब है। ठीक है। तो ये हो गया। आप लोग को पता होगा, आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से। ठीक है। ये नेपाल से मिलने वाला डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से। तो ये हो गया वेस्ट चंपारण, ये हो गया ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण। ठीक है। फिर हो गया सीतामढ़ी, फिर क्या हो गया? सीतामढ़ी हो गया, सीतामढ़ी। फिर हो गया मधुबनी। ठीक है, मधुबनी। मधुबनी के बाद सुपौल हो गया, सुपौल हो गया। ये अररिया हो गया, अररिया हो गया, अररिया। और ये किशनगंज हो गया, किशनगंज। इसको याद करने का तरीका देखिए, ये दोनों को चंपा समझिए, तो चंपा हो गया, चंपा सीता मधु, चंपा सीता मधु सुपौल। इसी क्रम में याद रखिएगा, चंपा सीता मधु सुपौल, दोनों चंपा मधु, सॉरी, चंपा सीता मधु सूप पी के अड़ गई किशन से ब्याह करने के लिए, ऐसा याद कर लीजिए। चंपा सीता मधु सूप पी के अड़ गई किशन से ब्याह करने के लिए। तो ये आप लोग को 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से याद रख लीजिए।
नेपाल से सटते हैं, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब देखिए, जब किशन से लड़ गई तो किशन से जब अड़ गई तो बोली क्या, मैंने किशन जाके बोला, समझाया सारे तीनों लड़कियों को, चंपा को, सीता को, मधु को, कि ऐसे क्यों कर रहे हो, हमसे थोड़ा थोड़ा प्यार कर लो और थोड़ा थोड़ा सबसे शादी कर लो। तो यहाँ पे एक पूर्णिया है और कटिहार है, तो लोग बोली कि नहीं करेंगे तो शादी पूरा ही, न तो पूर्णिया का मतलब पूरा से समझ लीजिए, तो करेंगे शादी पूरा, नहीं तो कट के हार जाएंगे, हार जाएंगे तो अगर कट जाएंगे, हार जाएंगे, इस तरीके से सब कुछ समझ जाइए। तो बांग्ला ये है पश्चिम बंगाल से लगने वाला सीमा, पश्चिम बंगाल से 3 गो लगता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। अब देखिए इधर वाला, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे गोपालगंज है, जो कि उत्तर प्रदेश से लगने वाला है, उत्तर प्रदेश से लगने वाला है 8 जिला, कितना, उत्तर प्रदेश से 8 जिला लगने वाला है, ठीक है। तो गोपालगंज, यहाँ पे हो गया सिवान, सिवान, और ये हो गया सारण, सारण, तो सारण भी लगता है, फिर हो गया भोजपुर, भोजपुर, और यहाँ पे बक्सर, बक्सर, और कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास। तो आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि रोहतास, सॉरी, यहाँ से पूरा याद रख लीजिए, वेस्ट चंपारण माने चंपारण, गोपालगंज याद रख लीजिए, जो मैं याद करवाता हूँ वो याद रख लीजिए उत्तर प्रदेश से, चंपारण याद रख लीजिए, गोपालगंज याद रख लीजिए, गोपालगंज, सिवान, सारण, सिवान, सारण याद रख लीजिए, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास याद रख लीजिए, कैमूर और रोहतास। ये जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। झारखंड से याद रख लीजिए, रोहतास, यहाँ पे है रोहतास, ये इधर नीचे झारखंड से, झारखंड से कितने जिला, तो झारखंड से दोस्तों 8 जिला, उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला, नेपाल से 7, पश्चिम बंगाल से 3 जिला। यहाँ से रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, रोहतास, औरंगाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, जमुई, बांका, भागलपुर, बांका, भागलपुर, और कटिहार, भागलपुर और कटिहार याद रख लीजिए, ठीक है। अब बनाइए क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा भू, हाँ, हाँ, कौन सा भौगोलिक भूखंड झारखंड की सीमा साझा नहीं करता है, तो मगध का मैदान करता है, अंग का मैदान करता है, गंगा सोनद्वार करता है, लेकिन घाघरा का मैदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, तो जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाली नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो है दोस्तों घाघरा, गंडक, कर्मनासा, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, तो घाघरा, गंडक, कर्मनासा। कौन सी नदी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो है गंडक परियोजना। कौन सी नदी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो वो है गंडक परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वो नहीं करता है 2 और 3, ये शिवहर और सहरसा, ये सीमा साझा नहीं करता नेपाल के साथ, बाकी सीतामढ़ी करता है, सॉरी, सीतामढ़ी करता है और सुपौल करता है, कौन कौन करता है, सीतामढ़ी और सुपौल करता है। तो बताइए नेपाल से सीमा साझा करने वाला कौन से जिला है, तो मैंने बताया था कि चंपा, दोनों ईस्ट में आ गया, वेस्ट वाला भी और ईस्ट वाला भी आ गया, सीता आ गया और मधु आ गई, सीता, मधु, मैंने ये बताया था, ये दोनों सुप पी के यानी सुपौल हो गया, अड़ गई माने अररिया, किस लिए अड़ी, तो किशनगंज माने किशन से ब्याह करने के लिए, तो ये हो गया 2, 2, 3, 4, 5 और 7 जिला। तो आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिएगा। कौन सा जिला नेपाल एवं पश्चिमी बंगाल दोनों के सीमा साझा करता है, तो वो जो आंसर हो जाएगा वो है किशनगंज। और किशनगंज में चाय के लिए खेती यही एक जिला में होता है, और ड्रैगन फ्रूट भी यही उपजाए की खेती हो रहा है, ड्रैगन फ्रूट। अब देखिए ये कह रहा है कि कौन से जिले नेपाल एवं बंगाल दोनों के सीमा साझा करती है, तो मैं यहाँ से कुछ चीजें बता देता हूँ, आप लोग उस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे जो पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण के बारे में पूछे तो बताइएगा, ये एक नेपाल और दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है कॉमन में। और यहाँ पे याद रखिएगा रोहतास, जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा करता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ। यहाँ पे याद रखिएगा कटिहार, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ सीमा करता है, कटिहार, कटिहार जो है
जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पे किशनगंज याद रख लीजिए, किशनगंज वो नेपाल और पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो औसत ऊंचाई है दोस्तों 53 मीटर, और इसको 173 फीट होता है। ठीक है, फीट में कहें तो 173 फीट। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर। झारखंड के संबंध में सत्य कथन चिन्हित करें। झारखंड का निर्माण 46% भूभाग पर हुआ है, तो सही बात है। और इस वक्त बिहार को जब बंटवारा हुआ तो झारखंड को 46% मिला और बिहार को 54% मिला। झारखंड का निर्माण 18 जिलों के साथ हुआ, बिल्कुल सही। और उस वक्त बिहार को कितना जिला मिला? झारखंड को 18 जिला और बिहार को मिला था 37 जिला। कितना जिला मिला? 37 जिला। और बिहार ने फिर +1 जिला जोड़ लिया अरवल के रूप में, तो हो गया 38 जिला। ठीक है, उस वक्त 55 जिला हुआ करते थे। कौन सा कथन सही है? आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन 56 में सही है। पहला कह रहा है कि बिहार निर्माण की प्रथम घोषणा दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1912 को ही नहीं, 1912 को नहीं, 1911 को हुआ था, तो पहला सही हो जाएगा, ऐसे गलत है। तो बिहार निर्माण का प्रथम घोषणा कब हुआ? तो दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911। बिहार निर्माण की अधिसूचना 22 मार्च 1912 को जारी किया गया। बिहार निर्माण की अधिसूचना कब जारी किया गया? तो 22 मार्च 1912 को। बिहार का वह प्रमंडल जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो वो है पटना। बिहार का वह प्रमंडल जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, पटना है। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो वो है भागलपुर। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? भागलपुर। बिहार से के उत्तर से दक्षिण बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, तो क्या ये बात सही है? तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल ही सही है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये वाला 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिमी ये 483 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, और 12 जिलों से गंगा नदी बहती है, और कितना है? 445 किलोमीटर। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में प्राप्त हुई, तो क्या ये बात सही है? और ये कितना सबसे ज़्यादा वर्षा तो हुआ, लेकिन ये 215 सेंटीमीटर हुआ। और वर्ष 2022-23 में सबसे कम वर्षा जहानाबाद में हुई, केवल 57 सेंटीमीटर हुआ। तो 2022-23 में सबसे कम वर्षा जहानाबाद 57 सेंटीमीटर, किशनगंज सबसे ज़्यादा 215 सेंटीमीटर। बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की? तो ठाकुरगंज। ठाकुरगंज कहाँ है? तो ये है कहाँ? किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में। बहादुरगंज में भी है, किशनगंज में, लेकिन पहली बार ठाकुरगंज में किया गया था। यहाँ भी चाय उत्पादन किया जाता है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले कहाँ हैं? तो नॉर्थ वेस्ट में। उत्तर पश्चिम को जोन 1 बोला जाता है, दक्षिण पश्चिमी को जोन 3B बोला जाता है, दक्षिण पश्चिमी को, दक्षिण पूरब को 3A बोला जाता है, और उत्तर पूरब को जोन 1 बोला जाता है। हाँ, उत्तर पूरब को जोन 2 बोला जाता है। ठीक है, 65 नंबर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से जो घिरा है वो कौन है? राजगीर। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वो है अररिया। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मक्का का अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक पूछे तो अररिया। लेकिन अगर मक्के का कटोरा पूछे तो बताइएगा बेगूसराय। मक्के का कटोरा बेगूसराय। कोशी महानदी द्वाब किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जूट। जूट के लिए पानी चाहिए अधिक मात्रा में, क्या चाहिए? पानी चाहिए और नमी चाहिए। क्या चाहिए? पानी और नमी। कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र जूट के लिए फेमस है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो है पटना में। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबा है? पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबार भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो कौन सा जिला नहीं है? तो जमुई नहीं है, बाकी मुंगेर है, रोहतास है और नवादा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबार भू-स्तरीय रचने वाला जिला नहीं है? तो वो है मुंगेर, रोहतास, नवादा है, और जमुई नहीं है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी
का भंडार बिहार के निम्न में किस क्षेत्र में पाया जाता है? पटना, गया में के क्षेत्र में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो वो है सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो वो है पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? पुनपुन। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वो है त्रिवेणी नहर, जो कि गंडक से निकलती है। कहाँ से त्रिवेणी नहर निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो वो है त्रिवेणी नहर, यानी गंडक से निकलती है। ठीक है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वो है मिट्टी के लिए। बिहार में बल सुंदरी ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वो है मिट्टी के लिए। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो वो कहाँ है सोन नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो वो कितना है? तो वो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार एवं पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो वो है महानंदा नदी। महानंदा नदी है ये, दार्जिलिंग से निकल के आता है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिला से। और एक तरफ प्रमंडल है, दूसरी तरफ उसका जिला। तो देखिए तिरहुत, तिरहुत जो है इसको मिलान कैसे करिएगा? तो तिरहुत जो है शिवहर 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 जिला किसके अंतर्गत आता है? तिरहुत के अंतर्गत। और पूर्णिया जिला किसके अंतर्गत आता है? सॉरी, पूर्णिया में किसके अंतर्गत आता है? तो ये किशनगंज, किशनगंज जिला जो है पूर्णिया के अंतर्गत। और मुंगेर लखीसराय जो आता है जिला, मुंगेर के अंतर्गत। और जहानाबाद मगध के अंतर्गत आता है। बिहार के किस जिले में नहर से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वो जिला कौन सा है? तो रोहतास है। रोहतास है। और ये 3.9 लाख हेक्टेयर सिंचाई किया जाता है। कितना? 3.9 लाख हेक्टेयर सिंचाई किया जाता है। और औरंगाबाद में 1.64 लाख हेक्टेयर सिंचाई किया जाता है। वही पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 1.82 लाख हेक्टेयर पश्चिमी चंपारण में सिंचाई किया जाता है नहर से, और रोहतास में 3.9 लाख हेक्टेयर, औरंगाबाद में 1.64। निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं छोटा जिला है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे छोटा जिला शिवहर और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। 83 निम्नलिखित में से कौन जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो ये तीनों ही जो देख रहे हैं, सीता कुंड, ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? तो मुंगेर में है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 84 की पूर्वी कोसी नहर से किस जिले में की सिंचाई नहीं होती है? तो पूर्वी कोसी नहर से किस जिले की सिंचाई नहीं होती है, ये बताना है आप लोग को। तो ये जो जिले हैं वो हैं मधुबनी की सिंचाई नहीं होती है। इसमें समझना है, ये मान के चलिए क्या है, बांध बनाया गया है। ठीक है। और इससे कोसी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी निकलती है। तो इस साइड में अगर पूर्व साइड में देखा जाए तो सुपौल होता है, और पश्चिमी साइड में देखा जाए तो इधर सुपौल के बाद हो जाता है पूरा पश्चिमी में। तो पूछ रहा है कि कौन सा जिला पूर्वी कोसी से, पूर्वी कोसी कौन हो गया? ये वाला, इस साइड वाला पूर्वी कोसी हो गया। तो इससे जिला कौन सिंचाई नहीं किया जाता? सुपौल तो है ही, अररिया भी है, पूर्णिया भी है, लेकिन मधुबनी तो इसके पश्चिमी साइड में है, तो ये नहीं किया जाता होगा। दक्षिण गंगा का मैदान उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में बड़ा है, तो क्या यह बात सही है? तो गलत है। ये छोटा है। क्या है? छोटा है। दक्षिणी गंगा का मैदान जो है उत्तरी गंगा के मैदान से छोटा है, यानी उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा से बड़ा है, दक्षिणी गंगा से बड़ा है।
दक्षिणी गंगा का मैदान उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में अधिक खनिज संपन्न है। तो हाँ, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि ये हमारा बिहार का अगर मैप है तो मैंने बताया था इधर ही धात्विक खनिज मिलते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है, तो बिहार की कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों, तो वो है 10,40,99,452। वर्ष 2011 में कितना जनसंख्या है जनगणना के अनुसार, तो 10,40,99,452। अब 2011 की जनगणना के अनुसार असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, बिल्कुल सही। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा, 88.7%। तो यही अगर कोई आपसे शहरी पूछे तो इसका उल्टा बता दीजिए कि 100 से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11.3% शहरी होगा। बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42%। बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42%। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918। बिहार का लिंगानुपात 918। अब बिहार का बाल लिंगानुपात 943 गलत दिया गया है। बिहार का लिंगानुपात 935 होता है। और जनसंख्या घनत्व में बिहार प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व में बिहार कैसा है, प्रथम स्थान। और भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का अगर कोई पूछे लिंगानुपात तो बताइएगा 943। 88 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106, जो कि पूरे भारत का में प्रथम है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर के में 1880 है, तो बिल्कुल सही है। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा ही है कौन सी जिला का, तो शिवहर का 1880 है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम कैमूर का है। कितना कैमूर का है, तो बहुत ही कम है, 448 की 488 है। ऐसे मैं आगे बता दूंगा कि कितना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन चुनिएगा। हाँ, कैमूर में सबसे कम है 488। कितना है कैमूर में सबसे कम, 488। इसमें असत्य कथन देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है क्या, तो हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, पटना में। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ है, मधेपुरा में। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ हुआ है, मधेपुरा में। लेकिन सबसे कम दशकीय वृद्धि जहानाबाद में है, जो कि गलत है, ये अरवल में है। कहाँ है, अरवल। सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ है, तो अरवल में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में। गोपालगंज में 1021। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कैमूर 488। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कैमूर 488। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पटना 1830। पटना 1830, जो कि गलत है। ये पटना 1830 है, दूसरा है पटना जनसंख्या घनत्व में। लेकिन नंबर 1 पे शिवहर है। शिवहर का कितना है, 1880। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना। और सबसे कम शहरीकरण वाला जिला तो समस्तीपुर। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर। सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला तो पटना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो वो है गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण। और सबसे कम प्रतिशत वाला अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाला सबसे कम कौन है, तो किशनगंज। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण। और खगड़िया सबसे कम सर्वाधिक माने सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला खगड़िया। सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण। असत्य को चिन्हित करने का रहा, तो आइए असत्य को चिन्हित करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ है, पूर्णिया में नहीं बल्कि सहरसा में। कहाँ होगा, सहरसा में। ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो वैशाली। क्या ये सही है, नहीं, वैशाली नहीं बल्कि किशनगंज। क्या होगा, किशनगंज। और सबसे कम बाल लिंगा वाला वैशाली, उल्टा दिया गया है। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला वैशाली। 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार के संबंध में असत्य कथन को चुने। तो बिहार में असत्य कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा डी, कि 10 की साक्षरता वृद्धि दर 21.2% नहीं बल्कि 17.9% है। कितना? 17.9%। तो कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। 61.8% कुल साक्षरता दर, जिसमें पुरुष 71.2, महिला 51.5। तो कुल साक्षरता दर कितना है बिहार में? 61.8। पुरुष साक्षरता दर 71.2, महिला साक्षरता दर 51.5। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो वो प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो वो है 16.2% है। कितना है? 16.2% है। ठीक है, 16.2। और सबसे अधिक किस में है? तो सबसे अधिक पटना में, और सबसे कम कहाँ है? 2000 आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार तो मधुबनी में सबसे अधिक, पटना में, सबसे कम मधुबनी में। असत्य कथन का चयन करें। तो जो इसमें से असत्य कथन है वो देख लेते हैं। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 38। बिहार में जिलों की संख्या 38। ठीक है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 और प्रखंडों की संख्या 534। प्रखंडों की संख्या 534। और बिहार में नगर निगम कितने हैं? तो 19 है। बिहार में नगर निगम की संख्या 19। निम्नलिखित में कौन सा जिला गंगा के तटवर्ती नहीं है? तो सहरसा गंगा के तटवर्ती नहीं है, बाकी खगड़िया है, मुंगेर है और समस्तीपुर है। तो जिला गंगा के तटवर्ती नहीं है तो खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर है, सहरसा नहीं है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का भी ये सेट खत्म हो गया दोस्तों। 45 नंबर दिन का खत्म हो गया, लास्ट 46 बच रहा है जो भी मैं कर दूंगा। ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक्स वाला नहीं मिलेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री वाला आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आ रहा है वो सब वापस एडिटोरिया के द्वारा ही, तो आप लोग वहां से कवर कर लीजिए। तो आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी मेरा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।